कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैमिली का मास्टर टांग फैमिली पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका। वो अपने चमचों को भी साथ लाया था, लेकिन जीरोआन, यानजियांग और एल्डर सोंगशिया ने मिलकर उन्हें सबक सिखाया। हालांकि वहाँ पर ओल्ड मार्क्विस टियान हाई की एंट्री होते ही बाजी पलट गई। उस बंदे ने पैट्रियार्क को बुरी तरह से घायल करवा दिया। साथ ही टांग फैमिली को ये लग रहा था कि यानजियांग उन्हें अकेले छोड़कर भाग चुका है, मगर उनका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। यानजियांग तो बस मिसहान को लाने गया था, जिसने वहां आते एक पावरफुल कल्टीवेटर पर अटैक करके पैट्रियार्क को बचा लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियान हाई सिटी लॉर्ड और एल्डर सोंगशिया पर पूरी तरह से हावी हो चुका। उसने उन दोनों को पीछे पुश करते हुए मिसहान पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसे मिसहान समय रहते डॉज कर देती है। टियान हाई उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बता तू कौन है और हमारे इंटरनल मसलों में इंटरफेयर क्यों कर रही, जिस पर मिसहान अपना स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे नाम को जान सको। वहीं पर टियान हाई भी अपने एक स्लैश अटैक का यूज करते हुए मिसहान के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिसहान के हमलों ने उसके डिफेंसिव पावर की धज्जियां उड़ा दी। मिसहान तो बस मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करते जा रही थी, जिसके चलते टियान हाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदी के अटैक को काउंटर कैसे करेगा, क्योंकि मिसहान ने उसे रिकवर होने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए वो बंदा यहाँ से वहाँ भागते हुए अपनी जान जैसे तैसे बचा रहा था, मगर फाइनली मिसहान ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब तो टियान हाई में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो इस बंदी पर अटैक कर पाए, लेकिन तब तक होंग दोबारा से अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर चुका। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि जिसे देखकर सोंगशिया के भी होश उड़ गए। होंग ने फटाफट से जाकर अपने मार्क्विस टियान हाई की जान बचा ली थी, लेकिन इस चक्कर में मिसहान का अटैक उस बंदे पर ही हिट हो जाता है, जिसके चलते वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था। दरअसल होंग कोई ह्यूमन ना होकर एक डेमोनिक बीस्ट था, और उसके इस फॉर्म को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। एल्डर सोंगशिया गुस्से में कह रहे थे कि ये बंदा तो डार्क डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, जिसके बाद वो मार्क्विस टियान हाई पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि तुम एक राइचस पाथ के फॉलोअर हो, मगर फिर भी तुमने डेमोनिक कल्टीवेटर्स का साथ दिया। ये तो सरासर गलत है। तुमने सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी राइचस पाथ को भी धोखा दिया है। मगर टियान हाई पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो बंदा तुरंत ही अपनी सोड को होल्ड करते हुए कहने लगा कि सोंगशिया बस थोड़ी देर में तो मरने वाला है, इसलिए इन फालतू की बातों का टेंशन मत ले। फिलहाल तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि तू यहाँ से जिंदा बच के कैसे जा पाएगा। जिसके बाद वो अपने चमचे होंग को हुक्म देता है कि तुम जाकर उस लड़की को संभालो, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और रही बात इन बाकी की सभी नमूनों की, तो इन्हें मैं निपट लूंगा, जिसके लिए होंग भी तुरंत ही राजी हो गया। वहीं पर मिसहान भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और उसी वक्त होंग ने बड़ी तेजी से जाकर मिसहान पर जंप लगा दी। यहाँ पर मिसहान अपनी सोड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर रही थी। यहाँ पर होंग ने नोटिस किया कि जैसे ये बंदा अपने असली फॉर्म में आया, इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट हान की पावर भी उसके सामने थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी। यहाँ पर होंग ने मिसहान को खत्म करने के लिए उस पर कई सारे अटैक कर दिए, जिनसे वो जैसे तैसे बच गई थी। जिसके बाद वो भी अपना एक स्लैश डिलीवर करते हुए होंग को काफी पीछे पुश कर देती है। यहाँ पर मिसहान अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर सकती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी, और यानजियांग ने उसे ऐसा करने से मना करके रखा था। वो नहीं चाहता कि मिसहान की असली पहचान सबके सामने एक्सपोज हो जाए, वरना तो मिसहान इस बंदे को कब का ही कुचल के रख देती। इधर होंग उससे कह रहा था कि तुमने मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया और साथ ही साथ मुझे बुरी तरह से घायल भी किया, अब तो तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद वो दोबारा से मिसहान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें जीत किसकी होगी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। वही दूसरी तरफ मार्क्विस टियान हाई ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए एल्डर सोंगशिया को काफी पीछे पुश कर दिया। सिटी लॉर्ड और मार्क्विस सोंगशिया मिलकर भी टियान हाई को हरा नहीं पा रहे थे, और ये बात टियान हाई भी समझ गया कि ये दोनों भी उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर हैं। इसलिए वो सोंगशिया से कहने लगा कि आज हमारी दुश्मनी यहीं पर खत्म होगी। अगर मैंने तुझे जहन्नुम में नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम बदल देना। इधर एल्डर सोंगशिया और सिटी लॉर्ड मिलकर उस बंदे के अटैक को काउंटर कर रहे थे, लेकिन अभी भी टियान हाई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए पैट्रियार्क ने भी अपनी सोड को समन करते हुए सीधे टियान हाई पर अटैक कर दिया, मगर टियान हाई ने उनकी भी अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर लिया, जो देखकर टांग फैमिली के मेंबर्स को टेंशन आ रहा था। वो समझ गए कि टियान हाई को हराना इन तीनों के बस की बात ही नहीं। बस थोड़ी देर में टांग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस थे, जो देखकर शियार अपने सिस्टर से पूछने लगी कि बताए अब हमने क्या करना चाहिए। हमारे पैट्रियार्क भी इन लोगों के सामने फीके पड़ गए, जिस पर जीरोआन कहने लगी कि अब हमें यहाँ से भागना होगा।
अगर हमने जरा भी देर की तो ये लोग हमें कैप्चर कर लेंगे। साथ ही साथ जीरोआन कियानशी से कहने लगी कि तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। मगर कियानशी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर अभी भी यहीं पर हैं, तो उन्हें छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वहीं पर शियार ने भी भागने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी टांग फैमिली को अबैंडन नहीं करूंगी। उनकी बातें सुनकर ही जीरोआन को टेंशन आ गया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये दोनों दुश्मनों के हाथों मारी जाए। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड और एल्डर सोंगशिया मिलकर मार्क्विस टियानहाई पर जंप लगा चुके, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर उसने अपनी एक स्पेशल टेक्निक रेजिंग सी स्टॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होते हुए इन तीनों को हॉल में लाकर पटक चुकी थी। टियानहाई ने टांग फैमिली पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। जिन 3 कल्टिवेटर्स से टांग फैमिली को उम्मीद थी वो अब बुरी तरह से घायल हो चुके। इधर टियानहाई अपनी ची फैमिली के सभी मेंबर्स को बताने लगा कि जीरोआन और उसकी सिस्टर शियार को छोड़कर इन सभी लोगों का सफाया कर दो, इसमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते साथ ही ची फैमिली के सभी लोग टांग फैमिली पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर टांग फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि प्लीज हम पर रहम दिखाओ, हम तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जीरोआन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। मगर तभी उसने देखा कि उसके पास से 2 स्वॉर्ड बड़ी ही तेजी से गुजर चुकी, जिसने ची फैमिली के 2 मेंबर्स को बड़ी ही तेजी के साथ निपटा दिया था। इस मूव को देखकर तो टियानहाई के भी होश उड़ गए। साथ ही साथ हॉल में मौजूद हर एक बंदा हैरान था कि ये हमला किसने किया होगा। और उतने में हॉल में काफी स्ट्रॉन्ग स्मोक फैलने लगा, जिसके वैनिश होते ही उनके सामने एक कल्टिवेटर अपीयर हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यानजियांग था। मगर यहाँ पर वो एक मास्क पहन के आया था ताकि टांग फैमिली चाहकर भी उसे पहचान ना पाए। वेल यही मास्क पहनकर यानजियांग ने पहले भी जीरोआन की मदद की थी और इसी वजह से जीरोआन काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये बंदा उसकी टांग फैमिली को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा। वहीं पर ची फैमिली के लोग भी यानजियांग को वहाँ देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे। टियानहाई कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम्हारी टांग फैमिली काफी ज्यादा शातिर है। यहाँ पर उन्होंने एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट को बुला के रखा है, मगर तुम लोग चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आज टांग फैमिली को कोई भी बचा नहीं सकता। जिसके बाद टियानहाई ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए यानजियांग पर हमला कर दिया। वहीं पर यानजियांग भी अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रहा था। यहाँ पर यानजियांग ने सोड इंटेंट से एक सोड फोर्ज कर ली, जो कि टियानहाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बड़ी ही तेजी के साथ हॉल के बाहर लाकर पटक चुकी थी। इस हमले की वजह से टियानहाई बुरी तरह से घायल हो गया। इधर होंग भी अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो समझ गया था कि अब यहाँ पर एक और जीनियस पहुंच चुका है, इसीलिए वो मिसहान को छोड़कर सीधे यानजियांग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। मगर यानजियांग तो अपने हाथ से उसके वेपन को पकड़ लेता है, जिसके बाद यानजियांग ने एक ही पंच में होंग को भी उड़ा दिया। यहाँ पर होंग खुद को संभाल पाई, इससे पहले यानजियांग ने उस पर एक और अटैक कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर यानजियांग की सोड सीधा होंग के गले के पास थी। यहाँ पर होंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए यानजियांग की सोड को रोक रहा था। वो यानजियांग को आगाह करने लगा कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ मौजूद हर एक बंदा मारा जाएगा। हालांकि यानजियांग पर कहा ही उसकी धमकियों का फर्क पड़ने वाला था। वो कह रहा था होंग मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू खुद की बॉडी को कितनी जोर से एक्सप्लोड कर सकता है। और इतना कहते साथ ही यानजियांग ने अपनी तलवार सीधे उस बंदे के गले के आर पार उतार दी। अब होंग को इतने ब्रूटली मरता हुआ देखकर टियानहाई घबराते हुए वहाँ से भागने लगा। यहाँ पर यानजियांग उससे कह रहा था कि भागने की जुर्रत भी मत करना, वरना मेरे हाथों बड़ी ही बेकार सी मौत मारे जाओगे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने उसे सही से रिस्पॉन्ड किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दरअसल यानजियांग टियानहाई से प्रिंस जिंगशियान के बारे में पूछना चाहता था, मगर इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि जिंगशियान खुद होकर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो बंदा तो तालियां बजाते हुए यानजियांग की पावर्स की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि पता नहीं टांग फैमिली ने तुम्हें ऐसा कौन सा ट्रेजर ऑफर किया जो तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गए। खैर मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे फॉलो करो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तो बताओ क्या तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो। जो सुनते साथ ही जिंगशियान का चमचा यानजियांग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वेल इस बंदे का नाम है रेड फायर। वो यानजियांग से कह रहा था कि तेरी किस्मत अच्छी है जो हमारे प्रिंस ने तेरी तारीफ की। अगर तुझे इतनी समझ है कि तेरा किस चीज से भला होगा तो जल्दी से उन्हें फॉलो कर, वरना तो मैं खुद होकर तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जिस पर प्रिंस जिंगशियान कहने लगा कि ना, ये बंदा हमारी टीम में शामिल नहीं हो सकता, ये तो टांग फैमिली का वफादार कुत्ता है।
जिसके बाद वो यान जियांग से कहने लगा कि हम दोनों में कोई सौदा नहीं हो पाया, इसलिए अब मुझे भी तुम्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। रेड फायर, जल्दी से जाकर इस बंदे को खत्म कर दो। तो अपने मालिक का हुक्म मिलते ही रेड फायर ने सीधे जाकर यान जियांग पर छलांग लगा दी। यहाँ पर वो अपनी फायर का यूज करते हुए यान जियांग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और वहीं पर यान जियांग भी अपनी थंडर का यूज करते हुए इस बंदे के अटैक को काउंटर करने लगा। उसका मुकाबला करते हुए यान जियांग को समझ आ चुका था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद यान जियांग उसे जैसे तैसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। मगर तब तक उस बंदे ने अपने एक पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसे स्कारलेट फ्लेम फिस्ट भी कहा जाता है। तो अब रेड फायर के इस मूव को करारा जवाब देने के लिए यान जियांग ने भी अपनी फायर एलिमेंट सोर्ड ची को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर फायर एलिमेंट से बनी हुई सोर्ड्स अपीयर हो गई। अरे अब उन सारी तलवारों ने मिलकर रेड फायर के इस मूव को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। भले ही यान जियांग ने उसकी इस मूव को फेल किया हो, मगर वो देखता है कि उसकी सोर्ड शेक हो रही, यानी कि उसे अपना और थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर वो रेड फायर को हरा सकता है। इतना ही नहीं, यान जियांग ये समझ चुका था कि ये बंदा भी डार्क डीमन क्लैन का मेंबर है। वहीं पर रेड फायर उस पर एक और हमला करने के लिए हवा में छलांग लगा चुका था, जो देखते साथ ही यान जियांग ने भी अपनी 5 सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लिया, जो कि सीधे जाकर रेड फायर पर हिट हो जाती है। इस क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी, और फाइनली यान जियांग ने उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। मगर अब रेड फायर अपने असली डिमोनिक फॉर्म में आ चुका था, जो देखते साथ ही टांग फैमिली के सभी मेहमान काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये बंदा भी डार्क डीमन क्लैन का मेंबर है, कि यानी प्रिंस जिंग शियान ने तो हमारी ह्यूमन रेस को धोखा दे दिया। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये सभी कल्टीवेटर्स का खात्मा कर देगा। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि सिर्फ हमारी टांग फैमिली ही जिंग शियान का टारगेट नहीं हो सकती, इस बंदे का टारगेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से इस पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता। वही दूसरी तरफ जिंग शियान यान जियांग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि मेरे रेड फायर को हरा पाओ, मगर कोई ना, मेरे पास अभी भी तुम्हारा इलाज है। और इतना कहते साथ ही उसने अपने एक एल्डर युआन को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर इस बंदे को निपटा दीजिए। जो सुनते साथ ही एल्डर युआन तुरंत ही यान जियांग पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पहुंच गया। हालांकि यान जियांग ने सोर्ड स्टेप का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके चलते एल्डर युआन की ये कोशिश नाकाम हो गई। वहीं पर रेड फायर ने ब्लेजिंग फ्लेम सील को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते कई सारी फ्लेम शैकल्स आकर यान जियांग को जकड़ लेती है, और यान जियांग चाहकर भी उन जंजीरों को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वल यहाँ पर रेड फायर ने यान जियांग को कैप्चर करते हुए मास्टर युआन को एक ओपनिंग क्रिएट कर दी, ताकि वो बंदा आसानी के साथ यान जियांग को खत्म कर पाए। तब तक मास्टर युआन ने यान जियांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन यान जियांग तुरंत ही अपने थंडर लाइन को समन कर लेता है। उसके थंडर लाइन ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए मास्टर युआन के स्लैश अटैक की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ यान जियांग ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन फ्लेम शैकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते वो अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। उसी वक्त रेड फायर ने सीधे जाकर यान जियांग पर एक पंच हिट करने की कोशिश की, मगर यान जियांग ने उसे अपने हाथ से रोक लिया, और साथ ही साथ वो अपनी थंडर सोर्ड भी उसके आर पार घुसा देता है। मेरे ख्याल से यान जियांग के इस हमले की वजह से रेड फायर की मौत हो चुकी थी। वहीं पर मास्टर युआन यान जियांग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि इस लड़के के पास तो सुपीरियर प्रोफाउंड बॉडी है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसी बॉडी तो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। मैंने अपनी जिंदगी के न जाने कितने ही साल इस बॉडी को ढूंढने में जाया कर दिए, और आज ये बॉडी खुद होकर मेरे सामने अपीयर हुई है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि यान जियांग की बॉडी से 2 थंडर विंग्स निकल आ चुके हैं। आज यान जियांग ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने असली फिजिक को रिवील किया था। वहीं पर मास्टर युआन उससे कहने लगा कि लड़के, तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है, मगर अफसोस कि तुम इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सच बताओ तो तुम्हारे जैसे लूजर इस पावरफुल बॉडी के पोटेंशियल को कभी भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना तुम ये बॉडी सीधे से मेरे हवाले कर दो। और इतना कहते साथ ही मास्टर युआन सीधे यान जियांग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर यान जियांग उससे कह रहा था कि मुझे तेरे जैसे लालची लोग जरा भी पसंद नहीं आते। और फिर यान जियांग ने अपने थंडर लाइन के साथ मिलकर उस मास्टर पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि मास्टर युआन ने अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाते हुए उनके अटैक को काउंटर किया। भले ही उसकी शील्ड ब्रेक हो गई, लेकिन वो बंदा अभी तक जिंदा था। उतने में ही यान जियांग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका नाम था पियर्सिंग सन। तो अब उस सन की ग्लेजिंग रोशनी और यान जियांग की एलिमेंट सोड, इन सब ने मिलकर मास्टर युआन का काम तमाम कर दिया। ये बंदा यान जियांग की बॉडी को छीनना चाहता था, लेकिन अब उसके पास खुद की भी बॉडी नहीं बची। साथ ही साथ यान जियांग ने जिंग शियान की तरफ अपना रुख मोड़ लिया
वो कह रहा था कि अगला नंबर तेरा होगा। यहाँ पर जिंगशान के चमचे यानजियांग पर हमला करने आगे बढ़ी रहे थे कि तभी बाइयों ने उन्हें एक ही स्लैश में नीचे पटक दिया। वहीं पर यानजियांग अपने साथियों को हुक्म देता है कि जिंगशान को छोड़कर इसके बाकी के सभी साथियों को खत्म कर दो, इन पर कोई रहम मत दिखाना। जो सुनते साथ ही बाई और उसकी टीम ने मिलकर जिंगशान के लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। अगर टांग फैमिली की बात की जाए तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। शियार ग्रैंडपा टांग से पूछने लगी कि क्या आपने इन एक्सपर्ट्स को हायर किया था, जिस पर एल्डर टांग जवाब देते हुए कहने लगे कि मैं खुद भी नहीं जानता कि ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे, मैंने तो इन्हें हायर भी नहीं किया। जो सुनकर तो शियार और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसे शक था कि ये काम उसके जीजाजी यानजियांग का ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस जिंगशियान अपने चमचों को मरता हुआ देखकर और भी ज्यादा भड़क गया। वो यानजियांग की पावर्स देखकर भी हैरान था। इनफैक्ट उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके प्लान की ऐसी धज्जियां उड़ेगी। वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि आखिर इस छोटी सी रेड मून सिटी में इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स कहाँ से आ गए। तुम लोगों ने तो मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। और उतने में रेड फायर जिंगशान के पास आ जाता है। यानजियांग भी हैरान था कि ये बंदा उसके अटैक में सरवाइव कैसे कर गया। वहीं पर रेड फायर जिंगशान से कह रहा था कि मास्टर यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई है। मेरे ख्याल से इस फाइट को जारी रखना तो बेवकूफी होगी, तो क्यों ना हम यहाँ से वापस चले जाएं। मैं आपको किसी सेफ जगह ले जाना चाहता हूँ। तो जिंगशियान को भी उसके इस सुझाव के साथ अग्री होना पड़ गया, क्योंकि अगर वो वहाँ रुका तो जरूर से उसकी वाट लगेगी। इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले यानजियांग से कहने लगा कि बस कुछ दिन और रुको और देखो मैं कैसे इस जलीलियत का बदला लूंगा। इस बार तो तुम टांग फैमिली को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी जीरोआन उससे कहती है कि तुमने यहाँ आकर मेरी टांग फैमिली पर बेवजह अटैक किए और अब जैसे सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल आई तुम यहाँ से दुम दबाकर भाग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता इसके लिए देर हो चुकी है? इतना कहते साथ ही जीरोआन तुरंत ही उस पर अटैक करने रवाना हो गई। इधर जिंगशान तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि अगर मुझे यहाँ से जाना है तो फिर कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। और इतना कहते साथ ही उसने अपने वेपन को समन कर लिया। उसने फटाफट से जीरोआन पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया था, जो देख जीरोआन ने भी उस पर काउंटर अटैक कर दिया। यहाँ पर इन दोनों की स्लैशेस आपस में टकरा रहे थे और फिर वो दोनों भी स्लैशेस डिस्ट्रॉय हो गए। वहीं पर जीरोआन हवा में फ्लोट करते हुए अपने आइस पाइथन को समन कर चुकी थी और फिर उसने ढेर सारे लैंसेस का यूज करते हुए जिंगशियान पर अटैक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यानजियांग और रेड फायर के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर यानजियांग अपनी सोर्ड की मदद से उस डीमन को घायल करने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जिंगशियान भी अपने ढेर सारे स्लैशेस रिलीज कर रहा था ताकि वो जीरोआन के आइस लैंसेस के अटैक से खुद को बचा पाए, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोजन्स होने लगे। मगर जीरोआन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो समझ गई कि जिंगशियान टांग फैमिली के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है, जितनी जल्दी इसे एलिमिनेट किया जाए उतना ही बेहतर होगा। वहीं पर शियार ने भी फैसला लिया कि वो इस फाइट में अपनी सिस्टर की मदद करेगी, तो उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अजुर लोटस को ब्लूम कर लिया। यहाँ पर शियार और रुआन की टेक्निक आपस में कंबाइन हो गई, जिसके चलते जीरोआन के लांसेस और भी ज्यादा भयानक हो चुके थे। इनफैक्ट जिंगशियान ने भी इस बात को नोटिस किया। वो समझ गया कि अब वो जीरोआन के अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपना एक टैलिस्मान बाहर निकाल लिया। उस टैलिस्मान को क्रश करते साथ ही उसके आसपास एक गोल्डन शील्ड फॉर्म हो गई थी और अब उसी पर जीरोआन के आइस लैंसेस बड़ी तेजी के साथ टकराने लगे। वहाँ पर हम मुसलसल क्लैशेस को देख पाते हैं, लेकिन अभी भी जीरोआन इस शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाई। इधर जिंगशियान तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि पता नहीं मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता था, तुम तो बड़ी ही बेकार हो। अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जीरोआन के लैंसेस उस शील्ड को ब्रेक करने में फेल हो गए, इसलिए वो अपनी एक और टेक्निक आइस पाइथन बाइंड को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते साथ ही उस आइस पाइथन ने तुरंत ही जाकर जिंगशियान की शील्ड को होल्ड कर लिया और अब वो पाइथन उस शील्ड को काफी तेजी के साथ स्क्वीज करने लगा। ये देखकर ही जिंगशियान पैनिक हो जाता है और समझ गया कि उसकी शील्ड इस पाइथन की फोर्स को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। और अब देखते ही देखते वो शील्ड पूरी तरह से आइस में तब्दील हो गई। इनफैक्ट जिंगशियान की बॉडी भी फ्रीज होना शुरू हो चुकी थी, जो देखते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इसलिए वो डर के मारे रेड फायर को पुकारने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो वरना ये बंदी मुझे मार देगी। तो उसकी आवाज सुनकर रेड फायर यानजियांग पर हमला करते हुए सीधे जिंगशियान की तरफ रवाना हो गया। इधर जीरोआन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए फाइनली जिंगशियान को अपने पाइथन में दबोच लिया। उसकी शील्ड की तो मानो धज्जियां
उड़ गई थी। यहाँ पर जिंगशान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसकी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला ब्लड अचानक से बर्फ में तब्दील होना शुरू हो गया। इसलिए वो जीरोआन को एक बार फिर से वार्निंग देता है कि जल्दी से मुझे रिलीज करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी टांग फैमिली की मुश्किलें बढ़ जाएगी। मेरी कियान फैमिली जरूर से इसका बदला लेगी। हो सकता है कि मेरे लोग तुम्हारी टांग फैमिली के साथ साथ इस पूरी सिटी को ही बर्बाद कर दे। और उतने में जीरोआन ने वहाँ आकर उसे लगातार चमाटे जड़ना शुरू कर दी। अगर एक वॉरियर की बात की जाए तो उसे लातों मुक्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर खासकर लड़कियों की चमाटे उसकी ईगो पर चोट पहुंचाती है। तो यहाँ पर जीरोआन ने उसे चाटे मार मार के बुरी तरह से जलील कर दिया। इसलिए जिंगशान भी अब लाइन पर आ जाता है। वो जीरोआन से कहने लगा कि प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। इनफैक्ट मैं दोबारा कभी टांग फैमिली के रास्ते में नहीं आने वाला। जिस पर जीरोआन कह रही थी कि हमारे टांग फैमिली के कई सारे सोल्जर्स तुम्हारी वजह से मारे गए। अगर मैंने तुम पर रहम दिखाया तो उनकी सोल मुझे माफ नहीं करेगी। इधर रेड फायर और यानजियांग के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। यहाँ पर यानजियांग चाहकर भी इस बंदे को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए यानजियांग ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू किया। वो कह रहा था कि पहला तो ये बंदा इतना पावरफुल बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे इसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया इसकी पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई। और उतने में यानजियांग ने अपने गले में पहना हुआ सोर्ड पेंडेंट एक्टिवेट हो गया, जिसमें से यानजियांग को अपने मास्टर की आवाज आने लगी। वो यानजियांग से कहने लगी कि इस बंदे को डीप फॉरेस्ट में ले जाओ, वहाँ जाते ही मैं खुद ही इसके साथ डील करूंगी। वहीं पर इतने दिनों के बाद अपने मास्टर की आवाज सुनकर यानजियांग भी काफी ज्यादा खुश हो गया और अब वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे डीप फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेड फायर को लग रहा था कि शायद यानजियांग उससे डर के मारे भाग रहा है, इसीलिए रेड फायर भी उसका पीछा करने लगा। इधर जिंगशान ने देखा कि रेड फायर तो वहाँ से जा चुका है, अब तो जीरोआन के चुंगल से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ यानजियांग डीप फॉरेस्ट में पहुंच गया। यहाँ पर वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, अब उसमें जरा भी एनर्जी नहीं बची कि वो रेड फायर के साथ फाइट कर पाए। और उतने में रेड फायर वहाँ पर टपक जाता है। वो यानजियांग से कह रहा था कि अगर तुझ में दम है तो चल अब भाग के दिखा। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें किसने बताया कि मैं तुमसे डर के भाग रहा था। दरअसल मैं तो यहाँ पर इसलिए आया ताकि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ पाऊँ। मेरे ख्याल से यहाँ तुम्हारी कब्र एकदम सेफ रहेगी। जो सुनते साथ ही रेड फायर अपनी फायर पावर का यूज करते हुए यानजियांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर यानजियांग ने अपने मास्टर को इशारा कर दिया था, तो यानजियांग के मास्टर की आवाज तुरंत ही उस पेंडेंट से बाहर आने लगी और रेड फायर से कह रही थी कि तुम आइस स्पिरिट क्लैन के मेंबर हो। मुझे तो मॉर्टर वर्ल्ड में तुम्हारे क्लैन के लोगों से मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। सच बताओ तो तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और इतना कहते साथ ही यानजियांग की बॉडी से उसके मास्टर की ऑरा रिलीज होने लगी, जिसके चलते रेड फायर काफी दूर जाकर पटक गया था। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर यानजियांग से पूछ रहा था कि बताओ ये आवाज किसकी है, लेकिन जवाब मिलने की बजाय रेड फायर पर एक हेवी सोर्ड से अटैक हो गया। हालांकि रेड फायर एक शील्ड को फॉर्म करते हुए तुरंत ही उस अटैक को काउंटर करने लगा, मगर उस आइस सोर्ड ने रेड फायर की शील्ड को ब्रेक करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। अब यहाँ पर फाइनली रेड फायर बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि यानजियांग के अंदर से एक औरत की आवाज कैसे आ रही। आखिर ये कौन सी स्पिरिट है जो यानजियांग को सपोर्ट कर रही। खैर उसे इतना पता था कि यहाँ पर रुकेगा तो मारा जाएगा, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर तभी यानजियांग उसके सामने आकर सीधे उसका रास्ता ब्लॉक कर चुका, जो देखते साथ ही रेड फायर तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यानजियांग ने एक और आइस की हेवी सोर्ड को समन कर लिया था। तो अब इस हमले को रोकने के लिए रेड फायर ने फ्रॉस्ट इंटेंट फिस्ट को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर रेड फायर बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यानजियांग के पीछे आना उसके लिए इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। यहाँ पर यानजियांग अपनी मास्टर से बात करने के लिए तुरंत ही माइंड स्पेस में पहुंच गया। वो कह रहा था मास्टर मुझे तो लगा था कि ये बंदा ब्लैक डीमन क्लैन से बिलोंग करता होगा। जिस पर फेरी कहती कि यानजियांग तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत था, ये बंदा स्पिरिट रेल्म के आइस स्पिरिट क्लैन का मेंबर है। वेल इन लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती, ये फायर एंड आइस को एक साथ ही कंट्रोल कर सकते, और इसी वजह से इतनी कोशिश करने के बावजूद भी तुम उस बंदे को खत्म नहीं कर पाए। बस मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बंदा इस मॉर्टल रेल्म में कैसे पहुंच गया। दरअसल इस मॉर्टल रेल्म के बाहर एक स्पेशल बैरियर है। इस बैरियर को स्पिरिट रेल्म के लोग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते। जो सुनकर यानजियांग भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अगर स्पिरिट रेल्म के लोग इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते तो फिर ये बंदा यहाँ पर कैसे पहुँच गया। अब इसका जवाब तो मास्टर के पास भी नहीं था, इसलिए वो यानजियांग से कहने लगी
लगी कि हम इसी बंदे से इसका जवाब पूछेंगे। और फिर उतने में ही फेरी रेड फायर के सामने अपीयर हो गई। उसे देखकर ही रेड फायर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? आखिर तुम हो कौन? जिस पर फेरी कहती है कि एक मामूली बंदे के सामने मुझे अपनी पहचान रिवील करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपनी एक बहुत ही छोटी सोड को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर रेड फायर के माइंड स्पेस में घुस गई थी। वेल यहाँ पर फेरी अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये जानना चाहती थी कि रेड फायर मॉर्टर रेल्म में दाखिल कैसे हुआ, मगर वो इस मिस्ट्री को सुलझा पाई इससे पहले रेड फायर की बॉडी में अचानक से ही आग लग गई। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर रेड फायर का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। जो देख फेरी यान जियांग को बताने लगी कि इस बंदे की बॉडी पर एक सोल रेस्ट्रिक्शन स्पेल लगाया गया था और इसी वजह से उसकी बॉडी तुरंत ही एक्सप्लोड हो गई। मेरे ख्याल से स्पिरिट रेल्म का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर से इसके पीछे किसी की साजिश होगी। जिस पर यान जियांग बताने लगा कि ये बंदा प्रिंस जिंगशान के साथ काफी ज्यादा वफादार था। मेरे ख्याल से हमारे सारे जवाब हमें जिंगशान के पास से मिल सकते हैं। जो सुनते साथ ही फेरी तुरंत ही उस पेंडेंट में चली गई और फिर यान जियांग भी बस कुछ ही पलों में टांग मेंशन के सामने पहुंच गया। यहाँ पर शियारो से काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछ रही थी कि आप अचानक से कहाँ चले गए थे। जिस पर यान जियांग बताता है कि मैं तो अपने साथियों को बुलाने गया था ताकि वो लोग यहाँ आकर टांग फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। तभी शाओयुआन कहता है कि यान जियांग तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा तो कोई भी दोस्त यहाँ पर नहीं आया। मेरे ख्याल से तुम डर के मारे भाग गए थे। जो सुनते साथ ही कमांडर बायू उस बंदे को गुस्से से घूरने लगी। वहीं पर टांग फैमिली के पैट्रियार्क भी उस बंदे पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि आज सिर्फ यान जियांग की वजह से ही हमारी टांग फैमिली सरवाइव कर पाई। अगर उसके इतने सारे दोस्त यहाँ पर नहीं आते तो शायद हम मारे जाते, इसलिए जल्दी से यान जियांग के सामने माफी मांगो। हालांकि शाओयुआन बिल्कुल भी यान जियांग के सामने अपना सिर झुकाना नहीं चाहता। वो कह रहा था कि ये बंदा एक नंबर का डरपोक है, मेरे ख्याल से ये यहाँ से भाग गया था और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आते ही ये दोबारा से वापस आ गया। जो सुनकर तो पैट्रियार्क उस बंदे पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि अगर तुमने यान जियांग के सामने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें टांग फैमिली से निकाल दूंगा। तो अब उनकी ये धमकी सुनकर शाओयुआन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी यान जियांग से माफी मांगी। जो देख यान जियांग उससे कह रहा था कि तू हर बार मुझे बुली करता आया, इस बार भी तूने वही किया। अगर मैं चाहता तो तुझे अभी सबक सिखाता, लेकिन मैं सिर्फ पैट्रियार्क की वजह से खामोश हूँ। बस आइंदा से कभी भी मेरे सामने बदतमीजी मत करना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। वेल यहाँ पर शाओयुआन बुरी तरह से जलील हुआ और उसी पल उसने ठान लिया था कि वो जल्दी यान जियांग का किस्सा खत्म करेगा। वहीं पर कमांडर बायून पैट्रियार्क से कहने लगी कि जिंगशान का क्राइम बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं, इसने बेवजह आपकी फैमिली पर अटैक किया था, तो मैं इसे जजमेंट हॉल के सामने पेश करना चाहती हूँ। जिस पर पैट्रियार्क कह रहे थे कि आपको इसके साथ जो करना है वो कर सकती हो। साथ ही साथ वहाँ मौजूद हर एक बंदे का शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि उनके सपोर्ट के साथ ही आज टांग फैमिली सरवाइव कर पाई। पैट्रियार्क कह रहे थे कि आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप उन्हें सिर झुकाता हुआ देखकर बायू उनसे कहने लगी कि प्लीज ऐसा ना कीजिए, हमें हुक्म मिला था कि टांग फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो हमने बस उस ऑर्डर को फॉलो किया। खैर अब हमारा मिशन पूरा हो चुका, तो प्लीज अब हमें इजाजत दीजिए। तो पैट्रियार्क ने भी उनका शुक्रिया दोबारा से अदा करते हुए उन्हें अलविदा कह दिया। सो अब मिस हान और मिस बायू जिंगशान को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। उन्होंने यान जियांग से वादा किया था कि वो टांग फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। सो आज मुसीबत के वक्त उन्होंने यान जियांग का साथ देकर अपना वादा पूरा कर दिया। अब उनके वहाँ से जाने के बाद यान जियांग सिटी लॉर्ड से कहने लगा कि लिन फैमिली ने जिंगशान का साथ देकर बहुत बड़ा क्राइम किया है। अगर आज आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद मेरी टांग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। आप इस रेडमून सिटी के लॉर्ड हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सिटी से इवल लोगों का सफाया कर दोगे। यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज ने जिंगशान का साथ देकर हमारे खिलाफ साजिश रची थी, मैं चाहता हूँ आप उन सभी को पनिश करो। जिस पर सिटी लॉर्ड कह रहे थे कि यंग मास्टर यान जियांग आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जिन भी फैमिलीज ने जिंगशान को सपोर्ट किया मैं उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन लूंगा। टांग फैमिली को जस्टिस दिलाना मेरा फर्ज है। तो इसमें हम यान जियांग को देख पाते हैं, जो कि टांग फैमिली के पैट्रियार्क से मिलने पहुंच चुका था। यहाँ पर पैट्रियार्क उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगे कि तुमने हमारी टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो यान जियांग तुरंत ही उनसे कहने लगा कि प्लीज मेरे सामने अपना सिर ना झुकाए, जीरुआन मेरी वाइफ है, तो टांग फैमिली को बचाना मेरा फर्ज था। भला मैं अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए कैसे देख सकता हूँ? अगर आप मुझे थैंक्स बोलोगे तो मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। जो सुनकर ही पैट्रियार्क भी यान जियांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्हें पता था कि यान जियांग एक नेक
नेक दिल इंसान है। वो कहते हैं कि इतने सालों में हमारे टांग फैमिली के लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया, मगर आखिर में तुमने ही उनकी जान बचाई। तुम्हारी जियांग फैमिली ने भी तुमसे मुंह फेर लिया था, लेकिन हमें बचाने की खातिर तुमने जियांग फैमिली से हेल्प मांगी। मैं जानता हूँ इससे तुम्हारे प्राइड पर चोट लगी होगी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम जियांग फैमिली के सामने कभी अपना सिर झुकाओगे। ये सुनकर ही यान जियांग भी कंफ्यूज हो गया। वो कहता है सीनियर, क्या आपको ये लग रहा है कि जो जीनियस टांग फैमिली को बचाने आए थे वो जियांग फैमिली के मेंबर्स हैं? अगर आपको ऐसा लगा तो फिर आपका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। जो सुनकर तो पैट्रियार्क भी हैरान थे। वो कहने लगे कि जियांग फैमिली ने ढेर सारे जीनियस को रेस किया है। अगर वो लोग जियांग फैमिली से नहीं थे तो फिर कहां से थे? तो यान जियांग उन्हें बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही पावरफुल बंदे की बीमारी को हील किया था। उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी हीलिंग एबिलिटीज के दम पर मैंने उन्हें मौत की कगार से दूर खींच लिया। तो पर्सन मेरे इस एहसान को चुकाना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि टांग फैमिली पर अटैक होने वाला है, तो उस बंदे ने मुझे अश्योरिटी दी थी कि वो अपने जीनियस को यहाँ पर जरूर भेजेंगे ताकि हमारी टांग फैमिली महफूज रह पाए। ये सब सुनकर टांग फैमिली के पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गए। वो यान जियांग से कहने लगे कि यंग मास्टर, तुम एक समझदार और काबिल इंसान बन चुके हो। यकीन मानो इस कल्टीवेशन की दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग काफी रेयरली पाए जाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम जरूर से अपनी जियांग फैमिली की खोई हुई ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर कर पाओगे। अब अपनी फैमिली यानी कि जियांग फैमिली का जिक्र सुनते ही यान जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था सीनियर, मेरा उस जियांग फैमिली के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं। जो भी रिश्ते थे वो सारे टूट चुके हैं। मैं फ्यूचर में कभी भी जियांग फैमिली में वापस जाऊँ तो मैं उनकी ग्लोरी को रिस्टोर करने नहीं जाऊंगा। अगर मैं कभी वहाँ गया भी तो सिर्फ इसलिए जाऊंगा ताकि अपनी मदर को इंसाफ दिला सकूं। यहाँ पर टांग फैमिली के पैट्रियार्क तो यान जियांग के गुस्से को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने यान जियांग को ट्रिगर किया। वो नोटिस करते हैं कि यान जियांग उन्हें ग्रेट करके तुरंत ही वहाँ से गुस्से में रवाना हो गया, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो यंग मास्टर यान जियांग के सामने कभी भी जियांग फैमिली का जिक्र नहीं करेंगे। वहीं पर यान जियांग हॉल के बाहर आते ही देखता है कि जीरवान उसका इंतजार कर रही, तो तुरंत ही जीरवान के पास पहुंच गया। वो उससे कहने लगा कि जीरवान, मुझे तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है? तो यान जियांग से कहने लगी कि जिन एक्सपर्ट्स ने हमारे टांग फैमिली को बचाया वो तुम्हारे लिए काम करते थे। क्यों, मैंने सही पहचाना ना? जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, वो लोग मेरे लिए ही काम करते थे। अब ये सुनकर जीरवान और भी ज्यादा मायूस हो गई। वो कहने लगी कि हमारी फैमिली ने हमेशा तुम्हें तंग किया और आज आखिर में तुमने ही उनकी जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। साथ ही मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। दरअसल एक आयरन मास्क पहना हुआ बंदा भी यहाँ आया था, तो क्या तुम मुझे उसकी पहचान के बारे में बता सकते हो? दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यान जियांग खुद था, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जीरवान को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चले। इसलिए वो जीरवान से पूछने लगा कि बताओ तुम उस बंदे के बारे में क्यों जानना चाहती हो? तो जीरवान कहती है कि उस बंदे ने पहले भी एक बार मेरी जान बचाई थी, तो मैं उससे पर्सनली मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो यान जियांग कह रहा था कि देखो, मैं भी उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं जरूर से तुम्हारी उसके साथ मुलाकात करवाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस जल्द ही तुम्हारी मुलाकात होगी। जो सुनते साथ ही जीरवान काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे तो लगा ही नहीं था कि यान जियांग इस बात के लिए मान जाएगा। अब उसे ये कौन बताए कि यान जियांग खुद ही वो मास्क वाला पर्सन है। तो अब वो यान जियांग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गई। अब सीन शिफ्ट होकर हम कमांडर बाई युन को देख पाते हैं, जिससे मिलने के लिए यान जियांग पहुंच चुका था। दरअसल प्रिंस जिंगशियान उसी के कब्जे में है और यान जियांग इस बंदे से थोड़ी सी इंटरोगेशन करना चाहता था। यहाँ पर प्रिंस जिंगशियान ने तो यान जियांग को अपने सामने देखकर ही रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ, मैं दोबारा से कभी टांग फैमिली से पंगे नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर एक कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यान जियांग कहने लगा कि तुम्हारी आजादी तो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम मुझसे कोई भी बात हाइड ना करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो इसके लिए जिंगशियान भी तुरंत ही राजी हो गया। वो यान जियांग से कहता है कि तुम्हें जो सवाल पूछने हैं पूछ सकते हो, जो मुझे पता है वो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। तो यान जियांग उससे कहता है कि तुमने टांग फैमिली पर हमला करके जीरवान को किडनैप करने की प्लानिंग बनाई, तो बताओ इसके पीछे का तुम्हारा असली मकसद क्या था? जिस पर जिंगशियान कहने लगा कि मैं जीरवान को पसंद करता हूँ। हालांकि यान जियांग को पता
है कि ये बंदा झूठ बोल रहा। वो कहता है जिंगशान, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरे सामने सब कुछ ऑनेस्टली बता दोगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शायद तुम हेल के राजा से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो। और इतना कहते साथ ही यान जियांग ने गुस्से में अपनी सोड उसके गले पर पॉइंट कर दी। ये देखकर तो जिंगशान की फटके 4 हो गई थी, इसलिए वो तुरंत ही लाइन पर आते हुए यान जियांग को बताने लगा कि मैं जीरोआन को पसंद नहीं करता, बल्कि ये प्लान तो स्काई किंग का था। उसी ने मुझे जीरोआन को किडनैप करने का हुक्म दिया था। साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि जीरोआन को स्टार क्लाउड मार्शल पैलेस की एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचाना होगा। अब स्काई किंग और स्टार क्लाउड मार्शल पैलेस का नाम सुनते ही यान जियांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्काई किंग जीरोआन से क्या चाहता है, इसलिए वो तुरंत ही जिंगशान से उसके बारे में पूछने लगा, मगर इसका तो जवाब जिंगशान के पास भी मौजूद नहीं था। कमांडर बायुन को लग रहा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा, लेकिन यहाँ पर जिंगशान को वाकई कोई आइडिया नहीं थी। वो कहने लगा कि मैंने बस इतना सुना था कि स्काई किंग एक बहुत ही स्पेशल ब्लड लाइन और फिजिक की तलाश में है। वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जिनके पास स्पेशल ब्लड लाइन हो। मेरे ख्याल से जीरोआन के पास भी कोई स्पेशल ब्लड लाइन होगी और इसी वजह से स्काई किंग ने उसे किडनैप करने का फरमान जारी किया। देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे बस इतना ही पता था। वहीं पर कमांडर बायुन यान जियांग से पूछ रही थी कि क्या जीरोआन के पास ऐसी कोई स्पेशल ब्लड लाइन है, जिस पर यान जियांग कहने लगा कि मेरे ख्याल से जीरोआन काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्काई किंग को ऐसी स्पेशल ब्लड लाइन की क्या जरूरत पड़ गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्पेशल ब्लड लाइन को अचीव करने के बाद तुम किसी भी टेक्निक को आसानी से मास्टर कर सकते, साथ ही साथ तुम कल्टीवेशन की ऊंचाई को छू पाओगे। जिस पर कमांडर बायुन कहने लगे कि अगर स्काई किंग की बात की जाए तो वो बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो भला उसे जीरोआन की ब्लड लाइन से क्या ही फायदा होगा। और इसी बात को लेकर यान जियांग भी थोड़ा सा परेशान हो गया। उतने में उसे उसके मास्टर की आवाज आती है। वो कह रही थी, यान जियांग, शायद मेरे पास इसका जवाब हो सकता है। तो यान जियांग तुरंत ही उनसे बात करने के लिए माइंड स्पेस में पहुंच गया। यहाँ पर सोड फेरी उसे स्पिरिट realm के बारे में बताने लगी। वो कहती है कि स्पिरिट realm के लोग स्पेशल बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते और इस बैरियर को ब्रेक किए बिना वो मॉर्टल realm में डिसेंड नहीं हो सकते। तो इस मसले को हल करने के लिए स्पिरिट realm के लोगों ने एक सीक्रेट टेक्निक को इजाद किया। मॉर्टल realm में ढेर सारी सीक्रेट टेरिटरीज हैं, कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। तो ऐसी जगह पर उन्होंने अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को फॉर्म कर लिया और हम इन स्पिरिट एम्ब्रियोज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये मॉर्टल realm के पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके पीछे स्पिरिट realm का बस एक ही मकसद हो सकता है, वो जल्दी मॉर्टल realm पर अटैक करेंगे। मगर ये अटैक करने से पहले उन्हें अपने ढेर सारे स्पिरिट एम्ब्रियो को फॉर्म करना होगा और स्पिरिट एम्ब्रियो उसी बॉडी में फॉर्म हो सकता है जिसके पास स्पेशल ब्लड लाइन और फिजिक हो। ये सब सुनकर तो यान जियांग को स्काई किंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो गया, ये दूसरी दुनिया के ऐसे क्रीचर्स का साथ दे रहा जो हमारी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते। जिस पर सोड फेरी जवाब देते हुए कहने लगे कि स्काई किंग ऐसा कभी नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक स्पिरिट एम्ब्रियो ने ऑलरेडी उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और इसी वजह से वो स्पेशल ब्लड लाइन विद फिजिक के लोगों को ढूंढ रहा है। जो सुनते ही यान जियांग भी थोड़ा सा शॉक हो गया। उसे तो पहला ये लग रहा था कि स्काई किंग गद्दार है, मगर स्काई किंग तो किसी और के हाथ की कठपुतली निकला। साथ ही सोड फेरी बताने लगी कि शायद इस मॉर्टल realm में स्पिरिट realm के ढेर सारे सीक्रेट दफन हैं और इसी वजह से तो वो लोग इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे। खैर, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंगशान से रेड फायर के ओरिजिन के बारे में पता करो। तो यान जियांग तुरंत ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आकर जिंगशान से पूछने लगा कि मुझे रेड फायर के बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस पर जिंगशान जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं भी उस बंदे के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसे नॉर्दर्न स्काई किंग ने मेरी मदद करने यहाँ भेजा था। मेरे ख्याल से रेड फायर आर्टिक आइस प्लेन से बिलोंग करता है। और उतने में यान जियांग को अपनी मास्टर की आवाज आने लगी। सोड फेरी उसे बता रही थी कि आर्टिक आइस प्लेन नॉर्दर्न स्काई डोमेन की एक फॉरबिडन जोन है, एक ऐसा इलाका जहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर को जाने के लिए अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल से स्पिरिट realm के लोगों ने ये प्लानिंग काफी लंबे अरसे पहले ही बनाई होगी और अब जाकर वो 1 बाय 1 अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि स्पिरिट realm हमारे मॉर्टल realm के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर
अगर उन लोगों ने हमारी दुनिया पर अटैक कर दिया तो फिर हमारी मॉर्टल रेल्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ ही साथ उसके मास्टर से पूछ रहा था कि बताए हमने इस मसले को हल कैसे करना है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर फेरी बताने लगी कि स्पिरिट रेल्म में ढेर सारे ग्रेट पावर्स मौजूद हैं। जब तक वो लोग अपने ट्रू फॉर्म में यहाँ पर डिसेंड नहीं होते तब तक हमारे पास जीतने का एक चांस होगा। हमारे पास फाइटिंग का बस एक ही मौका होगा, हमें बस स्पिरिट एम्ब्रियोस को खत्म करना है। बिना स्पिरिट एम्ब्रियो के वो लोग स्पेशल बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते। खैर मैं चाहती हूँ कि तुम इस सोड सोल मार्क को जिंगशान की बॉडी पर प्लांट कर दो। वेल इस सोड मार्क के जरिए हम जिंगशान की हर एक चाल पर नजर रख सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंगशान को उसकी टीम के पास वापस भेज दो। अगर इस बंदे ने बाहर जाकर स्पिरिट रेल्म के लोगों से कांटेक्ट किया तो फिर हमें उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती। हमारे पास उनके बारे में जानकारी हासिल करने का बस यही इकलौता मौका है। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने तुरंत ही वो सोड सील उस बंदे की बॉडी पर प्लांट कर दिया। साथ ही वो जिंगशान से कहने लगा कि यहाँ से स्काई किंग के पास वापस चले जाओ, उसे बताओ कि अगर उसने कोई भी इवल काम किया तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। तो जिंगशान भी उसकी बात मान जाता है। अब जैसे ही यान जियांग ने उसे आजाद किया वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। यहाँ पर कमांडर बायुन को यान जियांग और उसके मास्टर के दरमियान हुए डिस्कशन के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए वो कंफ्यूज होकर यान जियांग से पूछने लगी कि आपने उस जिंगशान को आजाद क्यों किया? उस बंदे ने तो टांग फैमिली को मिटाने की कोशिश की थी, तो फिर आपने उसे बिना पनिशमेंट के जाने कैसे दिया? तो यान जियांग उसे बताने लगा कि एक बहुत ही पावरफुल फोर्स नॉर्दर्न टेरिटरी को पूरी तरह से मिटाना चाहती। वहाँ पर थोड़ी दिनों में उनका कंट्रोल एस्टेब्लिश होगा। इनफैक्ट स्काई किंग भी उनके हाथ की कठपुतली बन चुका। दरअसल जिंगशान के साथ जो रेड फायर नाम का बंदा था वो भी इसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और वो लोग जल्द ही हमारे मॉर्टल रेल्म पर अटैक कर देंगे। उन्हें अपने अटैक को इनिशिएट करने से पहले स्पेशल ब्लड लाइन वाले लोगों की जरूरत है और यही वजह थी कि उन्होंने जीरोआन को किडनैप करने की कोशिश की, क्योंकि जीरोआन एक डाउ ग्रेड की ब्लड लाइन और इन्हें डिवाइन बॉडी को पजेस करती है। ऐसी स्पेशल बॉडी के अंदर ही दूसरी दुनिया के लोग अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सकते। अब इस सारी कहानी सुनने के बाद तो कमांडर बाई उनके होश ही उड़ गए। वो हैरान होकर यान जियांग से पूछने लगी कि यंग मास्टर आपको ये सारी बातें कहाँ से पता चली? अब यहाँ पर यान जियांग अपने मास्टर का जिक्र करना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहने लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रेड फायर ने मुझे बताई थी। फिलहाल तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर को लेकर सीधे रेडमून सिटी पहुँच जाओ। हेवनली शैटरिंग किंग यहीं पर सेफ रहेंगे। अगर वो यहाँ आ गए तो मैं उनकी इंजरीज को भी हील कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे यहाँ होने की वजह से उनकी बॉडी पर स्पिरिट एम्ब्रियो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तो कमांडर बायुन सीधे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो गई ताकि वो अपने फादर को लेकर रेडमून सिटी पहुँच जाए। यहाँ पर यान जियांग के मास्टर उससे कहने लगे कि तुम स्पिरिट स्टार स्पेस में जाकर स्पिरिट एम्ब्रियो के बारे में पता लगा सकते हो। जिस पर यान जियांग कहने लगा कि हाँ कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, शायद उसमें कोई ना कोई स्पिरिट एम्ब्रियो जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। जिस पर सोड फेरी कहने लगी कि तुम्हें जल्दी अपनी पावर्स को इंक्रीज करना होगा, तभी जाकर तुम एक स्पिरिट एम्ब्रियो का मुकाबला कर पाओगे। मैं चाहती हूँ तुम सोड इंटेंट की 9th हेवन रैंकिंग पर पहुँच जाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम सोड पैलेस के 2nd फ्लोर को अनलॉक कर सकते हो, मगर उस वक्त तुम्हारे पास एक वुड एट्रीब्यूट वाली डीमन कोर होनी चाहिए जिसके साथ कंडेंस होकर तुम एक 2nd स्पिरिट अवतार को फॉर्म कर लोगे। यहाँ पर यान जियांग सीधे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रवाना हो गया और वो बंदी कोई और नहीं बल्कि ट्रेजर पवेलियन की मास्टर यान थी। वो यान जियांग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। साथ ही साथ वो कहने लगी कि टांग फैमिली पर हुए अटैक के बारे में मुझे पता चला। तो यान जियांग उसे तसल्ली देते हुए बता रहा था कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब टांग फैमिली पूरी तरह से महफूज है। दरअसल मैं यहाँ पर आपसे एक मदद मांगने आया हूँ, मुझे एक हायर ग्रेड वाली वुड एट्रीब्यूट की डीमन कोर चाहिए। जिस पर मिस यान कह रही थी कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस कुछ ही दिनों में आपको हाई ग्रेड वाली डिमोनिक कोर मिल जाएगी। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगा। अब यहाँ पर मिस यान भी यान जियांग से एक फेवर चाहती थी। वो कह रही थी कि मुझे स्पिरिट ट्रेजर केव में कुछ लोगों से मिलने जाना है, तब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फियांसे बनकर मेरे साथ चले। अब ऐसे फेवर की तो यान जियांग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी मिस यान उसे बताने लगी कि आपको बस मेरे फियांसे बनने का नाटक करना होगा। दरअसल स्पिरिट केव का किंगपिंग नाम का बंदा मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है। भले ही वो बंदा मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन उसकी यहाँ पर मुझे कॉन्क्यूबाइन के ऊपर का दर्जा नहीं मिलने वाला, तो प्लीज इस बार मेरी मदद कीजिए। यान जियांग भी समझ गया कि मिस यान काफी ज्यादा परेशान है, तो वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और इसे कि यान जियांग रात के समय जीरोआन से मिलने पहुँच गया। जीरोआन तुरंत ही उससे पूछ रही थी कि बताओ क्या तुम्हें उस मास्क वाले बंदे के बारे
बारे में कोई जानकारी मिली है? यहाँ पर यांजियांग काफी ज्यादा हैरान था कि जीरोआन अभी तक जाग रही। ये तो उस मांस वाले पर्सन के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है, मगर अफसोस मैं इसे बता ही नहीं सकता कि वो बंदा खुद मैं हूँ। तो जीरोआन से कहने लगा कि मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर फिलहाल तो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। जो सुनते साथ ही जीरोआन के चेहरे पर की स्माइल गायब होकर वो मायूस हो गई। वो कहने लगी कि मुझे पता था तुम्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने तो तुम्हें बेवजह ही परेशान कर दिया। जिस पर यांजियांग कहता है, जीरोआन तुम नाराज मत हो, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर से उस बंदे को ढूंढ निकालूंगा। तो जीरोआन ने भी उसकी बात मान ली। वो कह रही थी कि तुम कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे और मैंने तो तुम्हारा ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। कम से कम मैं तुम्हें चाय पीने के लिए इनवाइट तो कर ही सकती हूँ। जो सुनते साथ ही यांजियांग भी तुरंत ही उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर एक खास मकसद से आया था। मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी में 2 डिफरेंट एनर्जीज की कॉन्फ्लिक्ट हो रही, तो मैं उसे ट्रीट करना चाहता हूँ। सो अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तभी जाकर इस पिल को कंज्यूम करना। यहाँ पर जीरोआन तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसके बॉडी में मौजूद 2 डिफरेंट एनर्जीज के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उसने आज तक कभी किसी को नहीं बताया था। ये बात उसका एक ग्रेव सीक्रेट थी। तो फिर ये बात यांजियांग को कैसे पता चली? इसलिए वो यांजियांग से पूछने लगी कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी बॉडी में वाटर एंड फायर एट्रीब्यूट्स के क्लैशेस हो रहे? जिस पर यांजियांग स्माइल करते हुए उससे कहने लगा कि जीरोआन तुम्हारा ये हस्बैंड काफी ज्यादा स्मार्ट है, मेरे पास हीलिंग का गहरा नॉलेज है, तो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स के कॉन्फ्लिक्ट का ये सीक्रेट मेरी नजरों को धोखा नहीं दे पाया। जो सुनते साथ ही जीरोआन काफी ज्यादा ब्लश करने लगी, क्योंकि यांजियांग ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपना हक जमाते हुए उसे ये बताया कि वो उसका पार्टनर है। और अब यांजियांग उसने लाई हुई यिन यांग स्पिरिट पिल उसे कंज्यूम करने के लिए बताने लगा। वो कह रहा था कि मैं जरूर से तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, बस तुम्हें मेरी इस ट्रीटमेंट पर बिलीव करना होगा। तो जीरोआन भी उसकी बात मानते हुए तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेती है। यहाँ पर उस पिल के एब्जॉर्ब होते ही जीरोआन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं पर यांजियांग ने भी अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया। यहाँ पर उसने एक स्पिरिट आरी को फॉर्म कर लिया था, जो कि सीधे जीरोआन के माइंड स्पेस में एंटर करती है। उसके कॉन्शियस माइंड में फायर फिनिक्स और कोल्ड पाइथन के दरमियान काफी ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे। इनफैक्ट जीरोआन को भी इसमें इमेंस पेन फील होने लगी। जो देख यांजियांग उसे बताता है कि तुम्हें इस मेथड में तुम्हारी माइंड स्पेस के शटर होने का एहसास होगा, लेकिन ये बस एक डिल्यूजन है, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए इस पेन को सहन करना होगा। तो जीरोआन भी उसकी बात मान गई और काफी देर बाद उस यिन यांग पिल ने उसके माइंड स्पेस में यिन यांग सिजिल को फॉर्म कर लिया, जो कि 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट को आपस में मर्ज कर सकती। साथ ही उसकी बॉडी से उसका आइस पाइथन भी बाहर आ गया, जो कि अब एक ड्रैगन में बदल चुका था। और ड्रैगन वहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करते हुए इस कमरे में मौजूद हर एक चीज को फ्रीज कर देता है, जो देखकर ही यांजियांग भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जीरोआन की बॉडी में मौजूद आइस एट्रीब्यूट काफी ज्यादा डोमिनेटिंग बन चुकी थी। तो तुरंत ही अपने मास्टर से पूछने लगा कि क्या मैं जीरोआन की इस इलनेस को कभी ट्रीट कर पाऊंगा? जीरोआन की ब्लड लाइन ने मेरी इस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करना चाहिए था। जिस पर सोड फेरी जवाब देते हुए कहने लगी कि ब्लड लाइन इवोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मगर तुम्हारी इस ट्रीटमेंट की वजह से उसका आइस पाइथन इवॉल्व होकर एक आइस ड्रैगन में तब्दील हो गया। बस दिक्कत ये है कि आइस ड्रैगन की ब्लड लाइन बहुत ही भयानक इंटेंस कोल्ड एनर्जी को पजेस करती। ये तुम्हारे अंदर मौजूद इटर्नल सोड मेरिडियन को डैमेज कर सकती है, यानी कि तुम इस बंदी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी इटर्नल सोड मेरिडियन इस आइस ड्रैगन की वजह से पूरी तरह से शटर हो जाएगी। तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम अपनी इटर्नल सोड मेरिडियन को पूरी तरह से इवॉल्व होने तक इस बंदी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे। और इसमें दिक्कत ये है कि तुम्हारी शादी अधूरी रह जाएगी। अपने मास्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यांजियांग को काफी ज्यादा शर्म आने लगी। वो कहता है, मास्टर मुझे भी उन चीजों की कोई जल्दी नहीं, खैर जीरोआन वैसे भी मेरी वाइफ है, तो वो भी मेरा इंतजार कर लेगी। जिस पर सोड फेरी कहने लगी, यांजियांग तुम फिलहाल जवान हो, तुमसे गलती भी हो सकती, इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे जीरोआन खुद ही इसके लिए तैयार ही क्यों ना हो जाए। जब तक तुम अपने इटर्नल मेरिडियन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तुम इस लड़की के पास नहीं जाओगे। तो यांजियांग ने भी अपने मास्टर की बात मान ली। वहीं पर जीरोआन का ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ रोर कर रहा था और उतने में जीरोआन की बॉडी से फायर एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं, जिससे वहाँ की कोल्ड एनर्जी
एनर्जी पूरी तरह से वैनिश हो गई और रूम दोबारा से नॉर्मल हो चुकी थी और जीरोआन भी कल्टीवेशन से बाहर आ गई। अब यानजियांग उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ, कहीं उन क्लैशेस की वजह से तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। जिस पर जीरोआन उसे खुश होकर बताने लगी कि मैंने तो इस प्रोसेस में ब्रेक थ्रू भी कर लिया, मैं अब 1 स्टार इनेट मार्शल सोवरेन रॉयल पर पहुंच चुकी हूँ। तुमने दी हुई इनयांग स्पिरिट पिल वाकई कमाल की थी। उसकी स्माइल देखकर यानजियांग भी काफी ज्यादा खुश हो गया, जिसके बाद जीरोआन ब्लश करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी मदद के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। और इतना कहते साथ ही उसने यानजियांग को किस किया। यानजियांग तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। आज पहली बार जीरोआन उसके इतने करीब आई थी। अब यानजियांग भी उसे अपना अफेक्शन शो कर पाई, इससे पहले जीरोआन शर्माते हुए वहाँ से भाग निकली। तब उसके जाने के बाद यानजियांग भी उस रूम से बाहर आ गया। वेल जीरोआन के बस एक ही किस में इस बंदे की हालत खराब हो गई, उसके तो हाथ भी कांप रहे थे। साथ ही उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि उसने जीरोआन के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। जिसके बाद वो अपने विंग्स को समन करके वहाँ से रवाना हो गया। और अब फ्रेश होने के बाद यानजियांग ने डिसाइड किया कि वो स्पिरिट रेल्म के हमला होने से पहले ही अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस करेगा। उसे इस इन्वेजन से पहले ही स्वॉर्ड स्पिरिट रेल्म पर लेवल अप करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो उन पावरफुल अदर वर्ल्डली डीमंस का मुकाबला कर पाएगा। तो उसने तुरंत ही एलिक्सर पिल को कंज्यूम करते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। अगर अपनी मॉर्टल रेल्म को प्रोटेक्ट करना है तो यानजियांग को हर एक पॉसिबल कोशिश करनी पड़ेगी और इसके लिए यानजियांग का पावरफुल बनना लाजमी था। आप सीन शिफ्ट होकर हम जिंगशियान को देख पाते हैं, जो कि अपने फादर यानी कि स्काई किंग के सामने पहुंच गया था। उसने देखा कि उसका बाप तो काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर स्काई किंग गुस्से में कहने लगा कि मैंने काफी सोच समझकर प्लान बनाया था और तुम्हें बस उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए जीरोआन को यहाँ लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो बताओ फिर मेरा प्लान फेल कैसे हुआ और तुम्हें इतनी बुरी तरह से घायल किसने किया। जिस पर जिंगशियान बताता है कि टांग फैमिली पर अटैक करने के लिए मैं अपने साथ ढेर सारे एक्सपर्ट्स लेके गया था। मुझे तो लगा था कि टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना बस कुछ ही सेकंड्स का खेल होगा, लेकिन टांग फैमिली हमारे स्वागत के लिए पहले से ही तैयार थी। पता नहीं कैसे, मगर उनके पास ढेर सारे जीनियस थे। उन्होंने हमें बुरी तरह से सप्रेस कर दिया। एल्डर युआन भी उनके सामने टिक नहीं पाए। एक आयरन मास्क वाले बंदे ने उन्हें बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दिया। उस वक्त रेड फायर आयरन मास्क वाले बंदे को मारना चाहता था, तो उसे फॉलो करते हुए फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया, मगर रेड फायर अपना काम फिनिश करके वापिस ही नहीं आया। अब वो कहाँ पर है इसकी तो मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं। मेरे ख्याल से उस मास्क वाले बंदे ने उसे भी मार दिया होगा। हालांकि स्काई किंग को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे साथ मैंने जितने भी लोग भेजे थे वो सब के सब मारे गए, तो फिर तुम्हें उन लोगों ने किस खुशी में जिंदा छोड़ दिया। जिस पर जिंगशियान जवाब देते हुए बताने लगा कि उस कमीने यानजियांग ने मुझे रिहा किया था ताकि मैं उसका पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। फादर, उस बंदे ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो कह रहा था कि अगर आपने इवल कामों को छोड़कर राइचस पाथ को फॉलो नहीं किया तो वो अपने हाथों से आपका खात्मा कर देगा। और ये उस यानजियांग की तरफ से आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। जो सुनते साथ ही स्काई किंग ने गुस्से में आकर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो जिंगशियान को भी पेन होने लगती है। स्काई किंग कह रहा था कि वो यानजियांग बस टांग फैमिली के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है, मगर फिर भी उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मुझे मेरे मुंह पर ही धमकी दे दी। मैं तो उस कुत्ते के साथ साथ उसकी पूरी टांग फैमिली को मिटा दूंगा, तभी जाकर इस रेल्म के लोगों को अकल आएगी। बस एक बार टांग फैमिली वाइप आउट हो जाए फिर तो इस रेल्म में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मुझसे पंगे लेगा। और उतने में जिंगशियान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज होने लगी। इस बंदे को बड़ी भयानक पेन को फेस करना पड़ रहा था, तो उसे रोकने के लिए स्काई किंग उस पर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वहाँ पर एक और धमाका हो गया। और फिर उस एनर्जी ने स्काई किंग के सीने पर भी एक जोरदार वार कर दिया, जिसे देख स्काई किंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला कैसे किया गया। वहीं पर जिंगशियान भी नॉकआउट हो गया। मेरे ख्याल से जिंगशियान यानजियान के प्लांट किए हुए सोर्ड सील की वजह से ही मारा गया। तभी स्काई किंग का कमांडर वहाँ आकर उससे पूछता है कि सीनियर बताए आगे क्या करना। क्या आपको लगता है कि टांग फैमिली को खत्म करने के लिए हमने अपनी आर्मी भेजनी चाहिए? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये तो स्काई किंग को समझ नहीं आ रहा था। टांग फैमिली की वजह से उसका इकलौता बेटा मारा गया।
इसलिए वो फिलहाल कंफ्यूज है कि टांग फैमिली से बदला लिया जाए या फिर पीछे हटा जाए। आप सीन शिफ्ट होकर हम यान जियांग को देख पाते हैं, जो कि रात भर कल्टीवेट करके अपनी आंखें खोल लेता है। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से यहीं पर रुकना सही होगा, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और उतने में उसे ट्रेजर पवेलियन की मास्टर यान का पैगाम मिला। वो कम्युनिकेशन बीड के जरिए यान जियांग को बता रही थी कि स्पिरिट ट्रेजर केव के लोग आ चुके हैं, तो हमें आज ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। उन्होंने हेवनली इमॉर्टल पवेलियन का लोकेशन फिक्स किया है, जो कि रेडमून सिटी के बॉर्डर के पास है। तो यान जियांग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वेल यहाँ पर यान जियांग उसका फियांसे बनकर जाने वाला है, तो तुरंत ही अपने विंग्स को समन करते हुए सीधे यान के पास पहुँच गया। ये लोग हेवनली इमॉर्टल पवेलियन के सामने आ चुके थे। यान जियांग देखता है कि ये बंदी तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही, तो उससे कहने लगा, मिस यान आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, और अगर कोई मसला हो भी गया तो मैं हूँ ना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मिस यान ये सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि यान जियांग ने हमेशा ही इस बंदी की मदद की थी। इधर यान जियांग कह रहा था कि चलो मेहमानों से मिलने का वक्त हो चुका है। अब यहाँ पर यान जियांग को मिस यान के फियांसे बनने का नाटक करना था, तो उसने तुरंत ही मिस यान के सामने अपनी आर्म ऑफर की, ताकि ये दोनों बिल्कुल एक कपल जैसे नजर आए। जिसके बाद ये लोग उस पवेलियन के हॉलवे में एंटर कर चुके। यहाँ पर यान जियांग मिस यान से कह रहा था कि आप स्पिरिट ट्रेजर केव की मेंबर हो, ये बात तो मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं थी। जिस पर मिस यान कहने लगी कि मैं इस फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर हूँ, जिसके चलते मेरी मदर को मुझे लेकर सेपरेट रहना पड़ा, क्योंकि उस फैमिली में उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। तो मैं बचपन से ही मेरी मदर के साथ रहती आई हूँ। जब मैं 20 साल की हुई उसी वक्त मेरी मदर की मौत हो गई, तब से मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई। मेरे फादर तो मेरी मदर से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन स्पिरिट ट्रेजर केव में उनके पास भी कोई खास अथॉरिटीज नहीं थी। उन्हें तो मेरे अंकल्स ने हमेशा डोमिनेट किया। इनफैक्ट मेरे फादर उन लोगों के सामने अपनी ख्वाहिशें भी जाहिर नहीं कर पाते, तो मेरे फादर ने मुझे उनकी फैमिली से दूर रेडमून सिटी में भेज दिया, ताकि मैं यहाँ के ट्रेजर पवेलियन को संभाल सकूं। मगर उनका असली मकसद तो मुझे उनकी फैमिली से दूर रखना था, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं। उतने में ही यान जियांग उससे पूछने लगा कि आपकी जिस किनपिंग के साथ शादी फिक्स होने वाली है, मैं उस बंदे के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? जिस पर मिस यान जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं बस एक ही बार किंग पेंग से मिल पाई हूँ, तब मुझे पता चला कि वो कितना ज्यादा गुस्से वाला है। साथ ही उस बंदे का कैरेक्टर भी बिल्कुल बेकार था। मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बितानी थी, तो मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दी, और तभी जाकर मुझे उस किंग पेंग के सारे डर्टी सीक्रेट्स पता चल गए। वो बंदा काफी ज्यादा बेरहम है, कमजोरों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगियों को उसने बर्बाद कर दिया। उसने उन लड़कियों को फिजिकली टॉर्चर किया, जिसके चलते उन सभी ने उससे तंग आकर अपनी जान दे दी। अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो बंदा एक जेंटलमैन बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल नहीं जानता कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाए। तो ऐसे बंदे को मेरा पार्टनर बनाने की बजाय मैं जिंदगी भर सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर यान जियांग समझ गया था कि ये बंदी कितनी ज्यादा परेशान है, तो वो उससे कहने लगा कि मिस यान आप मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे अपने साथ लाई हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मेरे होते हुए ये लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यहाँ पर मिस यान जानती थी कि यांग जियान कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने पहले भी 2 बार मिस यान की जान बचाई थी, और आज भी वो उसे निराश नहीं करेगा। जिसके बाद ये लोग मेन हॉल में पहुँच गए, जहाँ पर स्पिरिट ट्रेजर केव के कुछ लोग मिस यान का इंतजार कर रहे थे। उसे हॉल में आता हुआ देखकर किंग पिंग तुरंत ही कहने लगा कि यान, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। मैं तो कई दिनों से तुम्हें मिस कर रहा था, और आज फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। लेकिन मिस यान ने तो किंग पिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पर हम मास्टर किंग टियान युआन को देख पाते हैं, जो कि मिस यान का 3rd अंकल था। वेल, अगर टियान युआन की बात की जाए तो ये बंदा भी किंग पिंग जैसी बेरहम और बदतमीज था। वो तो मिस यान के साथ यान जियांग को देखकर अपने दांत पीसते हुए पूछने लगा कि बताओ ये लड़का कौन है, और तुम उसे अपने साथ यहाँ पर क्यों लेके आई? तो मिस यान यान जियांग की तरफ अपना अफेक्शन शो करते हुए बताने लगी कि इनका नाम है यान जियांग और ये मेरे फियांसे हैं। मैंने सोचा कि वैसे भी आज हमारी फैमिली की मीटिंग है, तो क्यों ना यान जियांग को भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जिस पर टियान युआन कहने लगा कि यान, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हें फालतू ट्रिक शो करके अपने 3rd अंकल को उल्लू बना पाओगी? मैं जानता हूँ तुम किंग पिंग के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए सारी चाल खेल रही। जिस पर मिस यान जवाब देते हुए कहने लगी कि भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, वैसे भी किंग पिंग के साथ अभी तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। मैं यान जियांग से प्यार करती हूँ और इनके अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। जो सुनते साथ ही टियान युआन गुस्से में कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो कि
तुम्हारी लाइफ के डिसीजन कौन लेगा? ये अधिकार तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं। सब यान को देख पाते हैं, जो कि अपने अंकल को बता रही थी कि जब से मेरी मदर की मौत हुई तभी से मेरा आपकी स्पिरिट ट्रेजर केव के साथ कोई लेना देना नहीं। आपने हमेशा ही मेरे पेरेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और अब आप मेरी किस्मत के फैसले खुद लेना चाहते हो, जिसका आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं। तो अब आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं उस बंदे के साथ कभी शादी नहीं करूंगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। मैं यंग मास्टर यान जियांग को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, तो वही मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे। जिस पर टियान युआन कहने लगा कि कमबख्त लड़की, इसका फैसला तेरे हाथ में नहीं है। जहाँ पर मैं चाहूँगा वहीं पर तेरी शादी होगी। साथ ही साथ वो यान जियांग से कहने लगा कि लड़के, अगर तुझ में जरा भी अकल है और तू मरना नहीं चाहता तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। जितना हो सके उतना इस जगह से दूर चले जाओ, वरना मैं अभी के अभी यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने मिस यान के साथ जीने मरने की कसमें खाई है। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमारी जिंदगी में कभी कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, इसलिए माफ करना, लेकिन मैं अपने पार्टनर को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। और वैसे भी ये हमारे नॉर्दर्न डोमेन है, ना कि तुम्हारा ईस्टर्न सी डोमेन, जहाँ पर तुम अपनी मनमर्जी चलाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर तुम दो बस अकेले हो, तुम्हारे साथ मुझे कोई और जीनियस नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे तुम लोगों से जरा भी डर नहीं लगता। जिसके बाद यान जियांग मिस यान को वहाँ पर बैठने के लिए बता देता है। यहाँ पर मिस यान काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी थी। उसे तो काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये दोनों मिलकर यान जियांग को घायल न कर दे। वहीं पर किंगपेंग यान जियांग से कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुम तो मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लगे। भले ही तुम मिस यान के साथ फिलहाल ईमानदार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑफर को सुनने के बाद तुम्हारी ईमानदारी टिक पाएगी। चलो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो भी ट्रेजर या प्रॉपर्टी बोलोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मिस यान के साथ इस एंगेजमेंट को ब्रेक करना होगा। तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो, मैं बस मिस यान को तुमसे दूर करना चाहता हूँ। तो यान जियांग थोड़ा सा सोचने के बाद कहने लगा कि अरे हाँ, एक चीज है जो तुम मुझे दे सकते हो। अगर तुम अपना सिर काट कर मेरे सामने पेश करो तो हो सकता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ। यान जियांग की ये बात सुनकर तो किंगपिंग के मानो खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था, लड़के, आज तक किसी ने भी इतनी बदतमीजी के साथ मेरे सामने बात नहीं की थी। मेरे ख्याल से तूने मुझे काफी ज्यादा हल्के में लिया, लेकिन मैं तो बस तेरे साथ एक सौदा करना चाहता था। और इतना कहते साथ ही उस बंदे की एनर्जी से वो पूरा पैलेस बर्फ में बदलने लगा, जो देखते साथ ही यान जियांग भी किंगपेंग पर भड़क गया। वो कह रहा था कि शायद तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मिस यान मेरी बंदी है, तो अगर किसी ने भी उसे थ्रेटन करने की कोशिश की तो मैं उस पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते साथ ही किंगपेंग हंसते हुए कहने लगा कि वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आता कि कहाँ पर हिम्मत दिखानी चाहिए और कहाँ से दुम दबाकर भागना चाहिए। खैर, अब तुम अगर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने इस यान के साथ जबरदस्ती करूंगा। बस एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, फिर तो तुम खुद होकर भी इस यान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसकी बातें सुनकर तो यान काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी, किंगपिंग, मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम बंदा आज तक नहीं देखा। तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं आता कि एक लड़की के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। यही तो असली वजह है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। जिस पर किंगपिंग कह रहा था कि वैसे तो कई सारी हसीनाएं मेरे पीछे पड़ी हैं, मगर शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली लड़की में दिलचस्पी दिखाई। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है जो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता, लेकिन तुमने इस बेवकूफ को यहाँ लाकर ये साबित कर दिया कि तुम किसी काम की नहीं। तुम्हें क्या लगा मुझे गुस्सा दिलाने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ना, ऐसा तो हरगिज नहीं होने वाला। उल्टा अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या हो सकता। और इतना कहते साथ ही किंगपिंग ने अपने कप को एक फ्रॉस्ट फ्लावर में तब्दील करते हुए सीधे यान जियांग पर हमला कर दिया। तो यान जियांग भी अपने कप को थ्रो करते हुए सीधे उस फ्लावर की धज्जियां उड़ा देता है। सब यहाँ का माहौल गर्म होता हुआ देखकर टियान युआन मिस यान से कहने लगा कि तुम बेवजह ही इस बंदे को यहाँ लेकर आई। मैंने तुम्हारी इस आशिक को यहाँ से भागने का मौका दिया था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, तो अब तुम दोनों को मेरे गुस्से को झेलना पड़ेगा। और अब यहाँ पर टियान युआन ने यान जियांग पर अटैक करने के लिए अपने पावर्स का यूज करते हुए एक हेवी सोर्ड को समन कर लिया। अब जैसे टियान युआन ने अपनी सोर्ड यान जियांग पर रिलीज की, यहाँ पर यान जियांग भी अपनी आइस सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। सो यहाँ पर टियान युआन ने नोटिस किया कि यान जियांग की एलिमेंटल सोर्ड उसकी हेवी सोर्ड पर भारी पड़ रही, जिसके बाद एक जोरदार थंडर एक्सप्लोजन होते हुए यान जियांग की सोर्ड ने टियान युआन की सोर्ड को हरा दिया। तो ये नजारा देखने के बाद वो बंदा यान जियांग से कहने लगा कि मुझे लगा नहीं था तुम्हारे पास भी कोई
कोई स्किल होगी। मेरे दोस्त, तुमने अपनी एबिलिटी शो करके मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस बना दिया। अब तो तुम्हारे साथ मुकाबला करने का काफी ज्यादा मजा आएगा। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ भी होते तो भी तुम मुझे हरा नहीं पाते। और इतना कहते साथ ही टियान युआन ने यहाँ पर अपना एक डिमोनिक फॉर्म समन कर लिया, जिसे देखते साथ ही मिस यान काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो तुरंत ही अपने अंकल टियान युआन को धमकाने लगी कि अगर आपने यान जियांग को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने हाथों से आपके ट्रेजर पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जरा सोचिए आपका इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यान जियांग और मुझे चुपचाप से यहाँ से जाने दीजिए। जो सुनते साथ ही किंग पिंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम दोनों तो एक दूसरे से काफी ज्यादा मोहब्बत करते हो। यहाँ पर यान जियांग को पता था कि ये बंदा अब मिस यान पर भी हमला करेगा, तो फटाफट से मिस यान को उठाकर वहाँ से भाग निकला। जो देखते साथ ही किंग पिंग भी गुस्से में यान जियांग के पीछे रवाना हो गया। इधर यान जियांग मिस यान को लेकर एक फॉरेस्ट में पहुंच चुका था और उसी वक्त यान जियांग की मास्टर उससे बात करने लगी। वो कह रही थी कि किंग पिंग की पावर्स को देखकर ये ऐसा महसूस हो रहा कि इस बंदे के साथ कोई गड़बड़ी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कोई कंट्रोल कर रहा, जिस पर यान जियांग कह रहा था कि शायद ये भी उस स्पिरिट डोमेन क्लैन की डीमंस का काम होगा। शायद उन्होंने ईस्टर्न रीजन के कल्टीवेटर्स को भी अपने वश में कर लिया। जिस पर सोड फेरी कहती कि हाँ, लेकिन इस बात को हम दावे के साथ नहीं कह सकते। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस किंग पिंग को जिंदा कैप्चर करो, उससे सवाल पूछने के बाद हो सकता है कि हमें और ज्यादा जानकारी मिल जाए। जिस पर यान जियांग भी अग्री हो गया, लेकिन वो कह रहा था कि सबसे पहला मुझे मिस यान को किसी सेफ जगह ले जाना होगा और उसके बाद ही मैं उन 2 नमूनों से निपट लूंगा। सब थोड़ी देर में यान जियांग मिस यान को लेकर एक सेफ जगह पहुंच गया था। वो उसे बता रहा था कि मिस यान, मेरे वापस आने तक आप इस जगह से कहीं नहीं जाओगी, बस एक बार मैं उन दोनों से निपट लूं, फिर मैं तुरंत ही आपके पास वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर मिस यान को यान जियांग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो तुरंत ही उसका हाथ थामते हुए कहने लगी कि किंग पिंग और अंकल टियान युआन काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो दोनों भी कल्टीवेशन की मार्शल किंग लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उन दोनों का एक साथ मुकाबला कर पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप समय रहते यहाँ से चले जाएं। और रही बात मेरी, तो दोनों मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो यान जियांग उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो 2 नमूने मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और इतना कहते साथ ही यान जियांग वहाँ से रवाना हो गया। और जानबूझकर मिस यान से काफी ज्यादा दूर आ चुका था, ताकि किंग पिंग और टियान युआन चाहकर भी मिस यान के पास पहुँचने न पाए। और उतने में वो दोनों बंदे वहाँ पर टपक गए। उन्होंने तो एक साथ मिलकर यान जियांग का मुकाबला करने का फैसला लिया था। तो यहाँ पर यान जियांग ने भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए थंडर लायन को समन कर लिया। उस थंडर लायन के रोर करने से इन दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यान जियांग कोई मामूली सा कल्टीवेटर नहीं हो सकता। और अब यहाँ पर यान जियांग ने अपनी थंडर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे किंग पिंग पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वेल, यहाँ पर किंग पिंग को तो इस अटैक को डॉज करने का मौका भी नहीं मिला, जिससे उस जंगल में एनर्जी के ढेर सारे एक्सप्लोजन होते हुए किंग पिंग काफी पीछे पुश हो गया। वहीं पर किंग पिंग की ऐसी हालत देखकर उसके अंकल टियान युआन ने यहाँ पर ब्लड लाइन बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक भयानक बीस्ट अपीयर होते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली साउंड वेव से ये पूरा फॉरेस्ट शेक हो रहा था। और अब देखते देखते उस बीस्ट की सारी पावर टियान युआन की बॉडी में एंटर कर चुकी, जिसके चलते टियान युआन का फॉर्म पूरी तरह से बदल गया था। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कह रहा था, लड़के, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो मेरे इस फॉर्म को अवेकन करने के लिए मुझे मजबूर कर देते, और ये कारनामा तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे इतना उकसाया है कि तुम्हारी वजह से मुझे बैटल बॉडी को समन करना पड़ा। अब तो मैं तुम्हारी चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा। और इतना कहते साथ ही टियान युआन और किंग पिंग सीधे यान जियांग की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ यान जियांग को भी पता चल गया था कि शायद टियान युआन ने अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट किया है, इसी वजह से तो ये पूरा जंगल शेक हो रहा। और उतने में टियान युआन अपने डिमोनिक फॉर्म में उसके सामने अपीयर हो गया। तो अब उसका ये फॉर्म देखते साथ ही यान जियांग ने फैसला लिया कि वो अब इस बंदे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो फटाफट से अपने थंडर लायन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधे टियान युआन पर एक थंडर बॉल से अटैक कर देता है। हालांकि टियान युआन की पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी।
वो भी अपनी एक फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे यान जियांग के अटैक को काउंटर करने लगा, जिसके चलते उन दोनों के हमलों में एक जोरदार क्लैश होकर वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर फैलने लगी। यहाँ पर टियान युआन ने साबित कर दिया कि वो बड़ी आसानी के साथ यान जियांग पर अपना डोमिनेंस साबित कर सकता है, और उतने में यान जियांग ने थंडर शैडो सोर्ड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे टियान युआन पर हमला कर दिया। उसका थंडर स्लैश बड़ी तेजी के साथ जाकर उसके दुश्मन पर हिट हो चुका था, लेकिन तब तक टियान युआन ने अपने वेपन को समन करते हुए उसकी मदद से यान जियांग के अटैक को रोकना शुरू कर दिया। मगर टियान युआन का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी यान जियांग के इस थंडर फ्लैश को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर घसीटते चला गया। इतना ही नहीं, यान जियांग ने तो उस पर मुसलसल थंडर स्लैशेस बरसाना शुरू कर दिए, जिससे तो टियान युआन खुद को बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन यान जियांग उस बंदे का काम तमाम कर पाई इससे पहले ही वो देखता है कि किंगपिंग उसके पीछे आ चुका। यहाँ पर किंगपिंग ने टियान युआन को बचाने के लिए यान जियांग पर पीछे से हमले करना शुरू कर दिए। भले यान जियांग ने उसके पहले अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अभी बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और इसी दरमियान उसने यान जियांग को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके चलते यान जियांग को जमीन पर आना पड़ता है। किंगपिंग भी उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और समझ गया कि अब तो यान जियांग को खत्म करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर यान जियांग खुद को रिकवर करने की फिराक में था, लेकिन तब तक टियान युआन उसके पीछे पहुंच जाता है। वल यहाँ पर वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि लड़के, तूने हमारी फैमिली के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, अब तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर टियान युआन ने एक्सप्लोजिव फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यान जियांग पर हमला कर दिया। वहीं पर यान जियांग भी अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था, और फिर टियान युआन के अटैक को काउंटर करने के लिए उसने थंडर फ्लैश का इस्तेमाल किया, जिसके चलते यहाँ पर उस बंदे की फिस्ट और यान जियांग की सोर्ड में एक जोरदार क्लैश हो गया, जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, और फिर एक जोरदार धमाका होकर वो पूरी जगह एकदम से शांत हो गई। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर यान जियांग टियान युआन के हमले की वजह से काफी पीछे पुश हो चुका, साथ ही साथ वो बुरी तरह से घायल हो गया था, क्योंकि ये बंदा एक मार्शल किंग लेवल का कल्टीवेटर है, तो इससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अगर ये अकेला होता तो यान जियांग जरूर से इसके साथ निपट लेता, मगर किंगपिंग के साथ होने की वजह से यान जियांग और भी ज्यादा कमजोर पड़ गया। अब यहाँ पर यान जियांग चैन की सांस ले पाई इससे पहले ही किंगपिंग वहाँ पर पहुंच चुका था। वो तुरंत ही अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यान जियांग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर यान जियांग ने समय रहते सोर्ड स्टेप एक्टिवेट कर दी, जिसके चलते वो बड़ी आसानी के साथ किंगपिंग के अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ पर किंगपिंग तो अपना अटैक फेल होता हुआ देखकर गुस्से में बौखला गया, साथ ही साथ उसने देखा कि यान जियांग काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा है, तो उसे ये लग रहा था कि शायद उसका डोमिनेंस देखकर यान जियांग ने यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर यहाँ पर यान जियांग का तो कुछ और ही प्लान था। वो किंगपिंग को उसके अंकल टियान युआन से दूर करना चाहता है, ताकि वो एक एक करते हुए इन दोनों का काम निपटा सके, मगर टियान युआन काफी ज्यादा चालाक था, उसने यान जियांग को वहाँ से भागते हुए देख लिया। इधर यान जियांग को जरा भी खबर नहीं थी कि टियान युआन ने ऑलरेडी उसे देख लिया है। वहीं पर टियान युआन कह रहा था, लड़के, मेरे होते हुए तू यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकता, आज तो तेरी मौत पक्की है। तो अब उसे अपने करीब आता हुआ देखकर यान जियांग ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टियान युआन और यान जियांग के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया था। उस बंदे ने सामने आकर सीधे यान जियांग पर अटैक कर दिया। वेल, यहाँ पर इन दोनों में एक जोरदार टक्कर हो गई। यहाँ पर यान जियांग को भी फील हुआ कि उसका इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से पाला पड़ा है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे थे। अब इन दो टियान और किंगपिंग ने एक साथ मिलकर अटैक कर दिया था। टियान को तो लगता है कि यान जियांग इसमें मारा गया होगा, लेकिन उतने में ही वहाँ मौजूद स्मोक से सीधे उस पर हमला हो गया, जिससे वो बंदा काफी दूर जाकर पटका गया। अब यहाँ पर यान जियांग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पाँव आइस फ्रॉस्ट में फंस जाता है। उसने देखा कि किंगपिंग उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा। वहीं पर किंगपिंग अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसे हेवंस प्रिजन भी कहा जाता था। इस मूव की वजह से तो यान जियांग पूरी तरह से बर्फ में कैद हो गया, तो यान जियांग ने फटाफट से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए इस प्रिजन को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ वो किंगपिंग के हमले को भी काउंटर करने लगा, जिससे उन दोनों की एनर्जी में एक जबरदस्त क्लैश हो जाता है। और फाइनली यान जियांग ने उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे तो किंगपिंग की ईगो पर चोट लग गई। वो तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑरा को स्प्रेड करने लगा। यान जियांग देखता है कि वो जगह तो पूरी तरह से बर्फ में बदलने लगी और वो एक बार फिर से आइस में ट्रैप हो गया। किंगपिंग उसे जता
बता रहा था कि वो पावर्स के मामले में यान जियांग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। तो यान जियांग ने भी अपनी एलिमेंटल सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करा लिया। साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक थंडर रिलीज हो रही थी, जो देखकर ही किंगपिंग के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यान जियांग उसका मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था कि बस इतना ही कर सकता था तू? अगर तेरे पास बर्फ में ट्रैप करने के अलावा और कोई मूव है तो उसका भी यूज कर ले। उसकी बातें सुनकर तो किंगपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो यान जियांग से कह रहा था कि मैं अभी तेरे घमंड को तोड़ दूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने कई सारे आइस सरपेंट्स को फॉर्म कर लिया। वेल किंगपिंग की इस मूव को आइसी सरपेंट शैडो कहा जाता था। और अब जैसे वो आइस सरपेंट यान जियांग की तरफ आगे बढ़ने लगे, यहाँ पर यान जियांग ने भी अपनी एक और मूव का यूज किया। इसे थंडर शैडो सोर्ड आर्ट कहा जाता था। और फिर के यान जियांग ने अपने एक ही स्ट्राइक में उन सभी आइस सरपेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखते साथ ही किंगपिंग दोबारा से उसे बर्फ के टुकड़े में फ्रीज कर देता है। वह हंसते हुए कहने लगा कि अब तो तू सीधे यहाँ से जहन्नम जाएगा। मैं काफी देर से तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब मेरा दिल भर चुका है। और इतना कहते साथ ही वो यान जियांग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर यान जियांग भी उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करने के लिए तैयार था। उसके स्पेयर अटैक को तो यान जियांग ने अपने पंच में ही रोक लिया था, जो देखते साथ ही किंगपिंग के तो होश ही उड़ गए। और फिर यान जियांग ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए किंगपिंग को काफी पीछे ढकेल दिया। यहाँ पर वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया था। और उतने में हमें यान जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोड फेरी उससे बात करने लगी। वो यान जियांग से कह रही थी कि पहला तो मुझे बस शक था कि ये लोग स्पिरिट रेल्म के कंट्रोल में है, मगर अब इस बंदे की पावर्स को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बंदे के पास कभी आइस इंटेंट नहीं होता। इसने काफी यंग एज में ही आइस इंटेंट को मास्टर कर लिया, जिस पर यान जियांग कह रहा था कि शायद हमने इस बंदे के साथ अब इंटेरोगेशन शुरू करना चाहिए, तभी जाकर हमें स्पिरिट रेल्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हालांकि यान जियांग उस बंदे पर अटैक कर पाई इससे पहले टियान वहाँ पर पहुंच चुका था। उसने फटाफट से अपनी सभी तलवारों को बाहर निकाल लिया। यान जियांग तो इन तलवारों को देखकर ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये 5वीं रैंकिंग वाली हेवनली सोर्ड्स थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि टियान मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे पास इतने पावरफुल वेपन्स होंगे। वहीं पर सोर्ड फेरी भी यान जियांग को बताने लगी कि ये 4 स्पिरिट सोर्ड तुम्हारी काफी ज्यादा काम आ सकती है। इन्हें हासिल करने के बाद तुम्हारा सोर्ड इंटेंट डबल पावर रिलीज करेगा, यानी कि तुम्हारी हर एक स्ट्राइक और भी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फटाफट से इन 4 सोर्ड्स को हासिल करो। जिस पर यान जियांग कह रहा था मास्टर मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, मगर टियान भी अपनी स्पिरिट सोर्ड आसानी के साथ यान जियांग के हवाले नहीं करने वाला। उसने तो फटाफट से अपनी 4 स्पिरिट सोर्ड को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चैनल करते हुए उन्हें यान जियांग पर रिलीज कर दिया। तो यान जियांग बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा। वो बिल्कुल भी इन स्पिरिट सोर्ड के हाथों घायल नहीं होना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो यान जियांग की जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर यहाँ पर भागने से काम नहीं चलने वाला, और ये बात यान जियांग भी अच्छे से जानता था। तो उसने फटाफट से अपनी 5 एलिमेंट सोर्ड्स को बाहर निकाल लिया। उन सभी 5 एलिमेंटल सोर्ड की पावर उसने अपनी मेन सोर्ड में ऐड कर दी थी, और फिर उससे एक जबरदस्त स्ट्राइक रिलीज करते हुए यान जियांग ने फटाफट से उस बंदे के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस क्लैश की वजह से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, मगर अभी भी वो 4 स्पिरिट सोर्ड यान जियांग की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पर यान जियांग का किंगपिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो उस बंदे ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए यान जियांग को वहीं पर फ्रीज कर दिया। यान जियांग की बॉडी इसमें ट्रैप हो गई, और साथ ही साथ वो देखता है कि वो 4 स्पिरिट उस पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुकी। इधर किंगपिंग को तो पूरा यकीन था कि यान जियांग इस हमले में सरवाइव नहीं कर पाएगा, और उतने में वो 4 स्पिरिट सोर्ड सीधे यान जियांग की बॉडी पर हिट हो जाती है। मगर उसने फटाफट से अपने थंडर पावर को रिलीज करते हुए टियान के इस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो टियान के तो मानो होश ही उड़ गए। उसकी स्पिरिट सोर्ड का अटैक आज तक कभी फेल नहीं हुआ था, मगर यान जियांग ने उसे एक नया सरप्राइज दिया। इसीलिए वो यान जियांग से कहने लगा कि तुम वाकई टैलेंटेड हो। मेरी ये सोर्ड फॉर्मेशन 5वीं रैंकिंग वाले स्पिरिट वेपन्स को भी आसानी के साथ पियर्स कर सकती, मगर फिर भी तुम पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। अब तो टियान सोचने पर मजबूर हो गया। उसे लग रहा था कि शायद यान जियांग की फिजिकल बॉडी ऑलरेडी 5वीं रैंकिंग की स्पिरिट वेपन्स की पावर को सरपास कर चुकी है। जरूर से इस बंदे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा सॉलिड होगी। वहीं पर किंगपिंग कहने लगा कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सुपीरियर ग्रेड मिस्टिकल बॉडी से मुकाबला करूंगा। तुम्हें यहाँ भेजकर
तो हेवंस ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी इस मिस्टीरियस बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग की तो हंसी छूट गई। वो कह रहा था किंग पिंग, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर पाओगे? तुम मुझे मारोगे और मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा, क्या ये पॉसिबल है? जिस पर किंग पिंग कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, अगर कोई चीज मुझे पसंद आई तो मैं जरूर से उसे हासिल करूंगा। और उतने में यान जियांग उससे कहने लगा कि शायद अब तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई। इतनी देर तक तुमने किंग पिंग बनने का काफी अच्छा नाटक किया, चलो अब जल्दी से अपने असली फॉर्म में आ जाओ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि यान जियांग, तुम मेरे बारे में जितनी जानकारी हासिल करोगे उतनी ही जल्दी मारे जाओगे। और अब आसमान में हम एक बहुत ही पावरफुल पाम को क्रिएट होता हुआ देख पाते हैं। उस पाम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रही थी। और उतने में टियान ने भी अपनी फोर्स स्पिरिट सोर्ड को एक्टिवेट कर दिया। अब ये देखकर यान जियांग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और उतने में यान जियांग को उसके मास्टर की आवाज आने लगी। सोर्ड फेरी कह रही थी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन दोनों से मैं निपट लूंगी। जिसके बाद सोर्ड फेरी ने तुरंत ही उस पेंडेंट से बाहर आकर यान जियांग की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर यान जियांग की आंखें बदल गई, साथ ही साथ उस पेंडेंट की मिस्टिकल पावर भी उसके ब्लेड में आकर समा गई थी। और उसी वक्त किंग पिंग के पाम ने यान जियांग को क्रश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यान जियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके चलते वो पाम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ सोर्ड फेरी ने टियान के अटैक को भी नाकाम कर दिया था, जिसके चलते वो चारों सोर्ड दूर जाकर स्टैब हो गई। ये सब देखकर किंग पिंग और टियान को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि इस बंदे ने लगातार हमारे हमलों को नाकाम किया, जबकि कल्टीवेशन के मामले में इसके और मेरे दरमियान जमीन आसमान का फर्क होगा। आखिर इस बंदे के पास ऐसी मिस्टीरियस पावर्स कहां से आ गई? और उतने में यान जियांग ने हवा में फ्लोट करते हुए कंडेंस सोर्ड ये हुक्म दिया। उसके ऐसा करते साथ ही टियान की चारों स्पिरिट सोर्ड की पावर सीधे यान जियांग के हाथ में आ चुकी थी। और फिर इसी सोर्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही पावरफुल सोर्ड को फॉर्म कर लिया। उस हेवी सोर्ड ने टियान पर ऐसा खतरनाक स्लैश किया कि जंगल में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इस जबरदस्त स्लैश को देखकर तो किंग पिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल यान जियांग की बॉडी को सोर्ड फेरी ने पजेस किया था, और इसी वजह से वो इतनी आसानी के साथ इस मूव को एग्जीक्यूट कर पाया। और उतने में यान जियांग ने अपना रुख किंग पिंग की तरफ मोड़ दिया, तो किंग पिंग भी उसके अटैक को शैटर करने के लिए अपने पंच को रिलीज कर देता है। मगर यान जियांग की सोर्ड ने उसके पंच की भी धज्जियां उड़ा दी। तो इस तरह से फाइनली किंग पिंग को एहसास हो गया कि वो इस बंदे को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो फटाफट से वहाँ से भागने लगा। उसे वहाँ से स्किप करता हुआ देखकर यान जियांग ने 5 एलिमेंट्स ग्राइंडिंग डिस्क को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर किंग पिंग तो इतनी बड़ी पावरफुल डिस्क को देखकर ही हैरान था। तो अब इस डिस्क को उसके ऊपर क्रैश होने से पहले ही उसने अपने 2 पाम्स को रिलीज कर दिया। उसके डिमोनिक पाम उस डिस्क को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5 एलिमेंट्स की पावर ने बड़ी आसानी के साथ उन पाम्स को शटर कर दिया। और अब उस 5 एलिमेंट डिस्क ने किंग पिंग को सीधे अपने नीचे क्रश कर दिया। यहाँ पर किंग पिंग चाहे कितनी ही ताकत का इस्तेमाल क्यों न करे, वो इस 5 एलिमेंट डिस्क से पीछा नहीं छुड़वा सकता था। और उतने में ही सोर्ड फेरी की सोल उसके सामने अपीयर हो गई। वो किंग पिंग से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम स्पिरिट डोमेन से बिलोंग करते हो, बताओ तुम वहाँ के कौन हो? जिस पर किंग पिंग कहने लगा कि मैं नहीं जानता तुम कौन सी स्पिरिट डोमेन के बारे में बात कर रही हो, और मुझसे सवाल पूछने से पहला तुम खुद बताओ तुम कौन हो? तुम इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या कर रही थी? जिस पर सोर्ड फेरी कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं तुमसे पूछूं उसके सही जवाब दो। जिस पर किंग पिंग कह रहा था कि मैं तुम्हारी फालतू धमकियों से नहीं डरता, मैं जानता हूँ तुम मुझे खत्म नहीं करोगी। जो सुनते साथ ही सोर्ड फेरी ने एलिमेंटल डिस्क पर अपना प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो किंग पिंग को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसलिए अब सोर्ड फेरी की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो कहता है हाँ मैं स्पिरिट डोमेन का मेंबर हूँ। तो फेरी उन सभी लोगों के बारे में पूछ रही थी जो स्पिरिट डोमेन से मॉर्टर रेल्म में घुस चुके हैं। जिस पर किंग पिंग कहने लगा कि हम बस 3 लोग ही मॉर्टर रेल्म में डिसेंड हुए थे। जो सुनते साथ ही सोर्ड फेरी उसे उन 2 बाकी के बंदों के बारे में पूछने लगी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हारे साथियों ने कौन से 2 कल्टीवेटर्स
को अपने कब्जे में लिया, जिस पर किंग पेंग कहता है कि हमारे सेकंड होली सन ने स्पिरिट ट्रेजर केव के किंग टियान को अपने कंट्रोल में लिया है। साथ ही हमारा पांचवा होली सन युनजियान नाम के बंदे की बॉडी को कंट्रोल कर रहा। दरअसल युनजियान यू फैमिली का पैट्रियार्क है। तभी यानजियांग उससे पूछने लगा कि आखिर तुम मिस यान के पीछे क्यों पड़े थे, जिस पर किंग पेंग कहने लगा कि हमारे सेकंड होली सन ने हमें बताया था कि मिस यान के पास एक्सट्रीमली हिडन स्पिरिट बॉडी है। ऐसी स्पिरिट बॉडी हजारों सालों में बस एक बार ही पैदा हो सकती। सो अगर मिस यान हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हमारे डीमन सी क्लैन की होली मेडन ईस्टर्न सी रेल्म में डिसेंड हो सकती है। सोड फेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्पिरिट डोमेन मॉर्टल रेल्म में एंटर क्यों कर रही, इसलिए वो किंग पेंग से स्पिरिट डोमेन के मकसद के बारे में पूछने लगी, जिस पर किंग पेंग जवाब देते हुए बताने लगा कि इस मॉर्टल रेल्म में ढेर सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज हैं। ऐसे रेयर रिसोर्सेज हमारे स्पिरिट डोमेन में पाए नहीं जाते, तो यही वजह है कि हमने इस रेल्म में एंटर किया ताकि हम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए। इतना ही नहीं, यहाँ आने का हमारा एक और रीजन है। दरअसल हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे कियान कुन सोड मास्टर ने इसी मॉर्टल रेल्म में अपनी इनहेरिटेंस को छुपाया था। अगर उनकी लेगेसी हमारे हाथ लग जाए तो हमारी स्पिरिट डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर कभी कोई दूसरी रेल्म हम पर डोमिनेंस साबित नहीं कर सकती। साथ ही हमारी स्पिरिट डोमेन में ढेर सारी रेसेस हैं, तो हमारा क्लैन उन सबसे पावरफुल बनकर एक सुप्रीम क्लैन बन जाएगा। तो इसी वजह से हमने मॉर्टल रेल्म के पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया ताकि हम उनके जरिए लेगेसी तक पहुंच पाए। जो सुनकर सोड फेरी कहने लगी कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उस ओल्ड घोस्ट कियान कुन ने अपनी लेगेसी को मॉर्टल डोमेन में छुपाया होगा। कियान कुन तो वाकई काफी ज्यादा शातिर निकला। अब ये सुनकर यानजियांग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी मास्टर से पूछने लगा कि क्या आप इस कियान कुन सोड मास्टर को जानती हो, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम सोड फेरी यानजियांग पर भी गुस्सा हो गई। वो कह रही थी यानजियांग हर बात पर सवाल मत पूछा करो। उनका ऐसा रवैया देखकर यानजियांग भी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो इतना तो समझ गया कि उसकी मास्टर की इस कियान कुन सोड मास्टर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए वो तुरंत ही शर्मिंदा होकर अपनी मास्टर से माफी मांगने लगा। वहीं पर सोड फेरी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किंग पेंग पर अटैक कर दिया और उसका एक ही हमला किंग पेंग को खत्म करने के लिए काफी हो जाता है। उसे तो लगा था कि सारे सवालों के जवाब देने के बाद फेरी उसे जिंदा छोड़ेगी, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। उसकी मौत होते ही फायर एलिमेंट डायस भी अपने आप गायब हो गई। यहाँ पर सोड फेरी यानजियांग से कहने लगी कि मैं कियान कुन की लेगेसी के बारे में जानना चाहती हूँ। पता करो कि उस कमीने ने अपने इनहेरिटेंस को कहाँ पर छुपा के रखा है, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि कियान कुन का असली मकसद क्या था। जिस पर यानजियांग कह रहा था मास्टर आप बेफिक्र रहे, मैं जल्दी उस ट्रेजर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जो सुनते साथ ही सोड फेरी दोबारा से अपने पेंडेंट में वापस चली गई। वेल यहाँ पर यानजियांग किंग पेंग की बातों से काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि हमारी मॉर्टल रेल्म ने ढेर सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखा है और मैं वन बाय वन उन सभी को रिवील करूंगा। जिसके बाद यानजियांग ने टियान की सारी चारों तलवारों को कलेक्ट कर लिया। वेल इन तलवारों पर टियान का सोल मार्क था, तो अगर यानजियांग को इन्हें अपना बनाना है तो सबसे पहला उस मार्क को हटाना होगा। इसलिए यानजियांग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सोल मार्क को रिमूव कर दिया, जिसके चलते ये चारों स्पिरिट सोर्ड उसके कंट्रोल में आ गई। इन चारों तलवारों को अपनी 5 एलिमेंट सोर्ड्स के साथ मिलाकर यानजियांग अपनी मूव को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता था। यानी कि इस ट्रिप पर यानजियांग का ढेर सारा फायदा हो गया। एक तो उसे किंग पेंग के जरिए स्पिरिट डोमेन की ढेर सारी इंफॉर्मेशन हासिल हुई और साथ ही स्पिरिट डोमेन जैसा पावरफुल आर्टिफैक्ट उसके हाथ लग गया। यानजियांग तो अपने इस प्रॉफिट की वजह से काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो सीधे मिस यान की तरफ रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।